हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलेंगे 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डिमांड। डिमांड क्या होती है, डिमांड कैसे डिटरमाइन की जाती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होती है। तो चलिए देखते हैं डिमांड क्या होती है। Demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. इस डेफिनेशन में हमें क्या दो चीजें देखनी है, willing and able to buy. डिमांड, willingness और able to buy, ये दोनों चीजों को मिला के बनती है। willingness क्या होती है स्टूडेंट्स? willingness एक विश होती है, एक मेयर विश कि आपको ये चाहिए, एक तमन्ना होती है कि मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, उसे हम विलिंगनेस कहते हैं। एंड एबिलिटी टू बाय, उस विलिंगनेस को, आपकी उस विश को पूरी करने के लिए आपके पास उतना मनी होना, उसे हम एबिलिटी कहते हैं। विलिंगनेस तो कुछ भी हो सकती है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल हम बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा लेते हैं। आप मार्केट में गए, आपके पॉकेट में 20 रुपीज़ है। अब आप मार्केट में गए, आपने देखा कि एक कोई नई अच्छी बढ़िया सी चॉकलेट आई है, बट वो 100 रुपीज़ की है। अब आपका मन है कि वो चॉकलेट चाहिए आपको, तो ये क्या हुई? ये विश है आपकी, आपका मन है, आपकी विलिंगनेस है, आपकी वो विश है कि मुझे वो चॉकलेट चाहिए, पर आपकी एबिलिटी नहीं है। आपकी एबिलिटी क्यों नहीं है? बिकॉज आपके पास 100 रुपीज़ नहीं है, आपके पास सिर्फ 20 रुपीज़ हैं। तो आप एक 20 रुपीज़ की चॉकलेट खरीद सकते हैं, आपके पास 100 रुपीज़ नहीं है, तो वो आपकी एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी कब होगी स्टूडेंट्स? वो जब आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आप उस चीज़ को जाकर खरीद सकते हैं, तो उसे हम एबिलिटी कहते हैं। सो डिमांड क्या है? विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों को मिला के जो बनता है उसे हम डिमांड कहते हैं। डिमांड में अगर विलिंगनेस नहीं होगी तो डिमांड होगी ही नहीं। अगर आपकी कोई विश नहीं होगी कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, तो वो डिमांड कैसे होगी? आप उसे जाके खरीदेंगे ही नहीं, आपको चाहिए ही नहीं वो प्रोडक्ट, तो वो डिमांड क्यों होगी? एंड एबिलिटी टू बाय, अगर आपके पास उसको बाय करने की एबिलिटी नहीं होगी, तो वो विलिंगनेस क्या काम की? वो सिर्फ एक विश रह जाएगी आपकी, आप उसे कभी पूरा नहीं कर सकते। सो डिमांड क्या है? विलिंगनेस और एबिलिटी, ये दोनों चीज़ें आएंगी अपने डिमांड में। जब भी आप डिमांड की डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। ये दोनों चीज़ों से ही मिलके डिमांड बनती है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनके बिना आप डिमांड की डेफिनेशन लिख के आएंगे तो वो अधूरी रहेगी। सो ये दोनों चीज़ें आएंगी आपकी डिमांड की डेफिनेशन में। सो डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, वो क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की जो कि एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है और उसे खरीद सकता है, उसे हम डिमांड कहते हैं। एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एट ईच पॉसिबल प्राइस, जो भी प्राइजेस हैं वो सारे प्राइजेस पर वो खरीद सकता है, ये इसे हम कहते हैं डिमांड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, डिमांड दो टाइप की होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है देखते हैं। refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. सेम डेफिनेशन है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ। यही सारी चीजें ऊपर लिखी है और यही सारी चीजें नीचे लिखी है। सो इंडिविजुअल डिमांड क्या है स्टूडेंट्स? यही है जो डिमांड एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, एक पर्टिकुलर पर्सन की होती है, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। आपके अकेले की जो डिमांड है वो इंडिविजुअल डिमांड हो गई। इंडिविजुअल डिमांड में हमें क्या याद रखना है? अ कंज्यूमर, यहाँ पर एक कंज्यूमर की बात हो रही है, तो ये एक कंज्यूमर हमें याद रखना है इंडिविजुअल डिमांड में। एंड मार्केट डिमांड refers to the quantity of a commodity that all consumers are willing and able to buy at each possible price during a given period of time. मार्केट डिमांड क्या बोल रहा है? सारे कंज्यूमर्स, इस मार्केट में एग्जिस्ट करने वाले सारे कंज्यूमर्स की जो डिमांड है उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। यहाँ पे क्या आ गया? ऑल कंज्यूमर्स, बाकी तो पूरी डेफिनेशन सेम है, सिर्फ एक ऑल ही चेंज हुआ है। तो मार्केट डिमांड क्या हो गई? सारे कंज्यूमर्स की जो डिमांड होती है उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। ठीक, बहुत इजी है इसे याद रखना। आपको सिर्फ एक डिमांड की डेफिनेशन याद रखनी है। डिमांड की डेफिनेशन में आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? विलिंगनेस एंड एबिलिटी, विलिंग एंड एबल टू बाय, ये दोनों चीजें याद रखनी है। एंड अगर
आगे पीछे का आप भूल गए हैं तो उसे आप फ्रेम कर सकते हैं, बट विलिंग एंड एबल टू बाय ये आपको याद रखना है। देन इंडिविजुअल डिमांड में क्या है, अ कंज्यूमर, एंड मार्केट डिमांड ऑल कंज्यूमर्स। ठीक, नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण डिमांड अफेक्ट होती है। वो फैक्टर्स कैसे डिमांड के ऊपर अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। और फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जो गिवन कमोडिटी है, जो चॉकलेट आपको खरीदनी है उसका जो प्राइस है वो अफेक्ट करेगा आपकी डिमांड को। कैसे करेगा, There exists an inverse relationship between price and quantity demanded. It means as price increases, quantity demanded falls due to decrease in the satisfaction level of consumers. एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब उल्टा चलेगा, अगर प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम हुआ है तो डिमांड बढ़ेगी। ऐसा होता है क्या, होता है। आप खुद अपनी डेली लाइफ में देखिए, ऐसा होता है। किसी चीज की जब प्राइस बढ़ती है तो आप उसकी डिमांड कम कर देते हैं, एंड जैसी उसकी प्राइस ड्रॉप होती है तो आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। जैसे कि अभी देखिए फेस्टिव सीजन चल ही रहा है, दिवाली आने वाली है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ऑफर्स मिलने लगेंगे। ऑफर्स मिलेंगे मतलब कि उसकी प्राइस कम हुई है, प्राइस कम हुई है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, डिमांड बढ़ेगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइस हुई कम और उसकी डिमांड बढ़ गई। ये इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है कि प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई। फेस्टिवल सीजन खत्म हुआ, फिर समर्स आए तो एसी की डिमांड बढ़ रही है, एसी की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ा देंगे उसका, कि अभी डिमांड बहुत है तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सोचेंगे कि हम इसका प्राइस बढ़ा दें, तो उसके कारण क्या होगा, उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो वो एक इनवर्स रिलेशनशिप बताती है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ाओगे तो उसकी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। ठीक, और कम क्यों होती है, बिकॉज ड्यू टू डिक्रीज इन द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। जो चीज, वो जो चॉकलेट थी, आप एक चॉकलेट लेने गए थे, वो चॉकलेट अभी न्यू आई है मार्केट में, वो 100 रुपीज की है, वो 100 रुपीज की है, अभी एट प्रेजेंट वो नहीं है इसलिए आपने उसके लिए 100 रुपीज पे कर दिए, बट कुछ टाइम बाद में उसके प्राइस बढ़ा के 150 रुपीज कर दिया है। तो अब आपका क्या, आप क्या सोचेंगे कि अब आप उसे कम परचेज करेंगे, क्यों, क्योंकि उतना सेटिस्फेक्शन तो दे नहीं रही, क्योंकि आपने उसे 100 रुपीज में परचेज किया था। तो आप क्या सोच रहे हैं कि यार वो 100 रुपीज के लिए ही बेटर थी, 100 रुपीज में जब वो उतना सेटिस्फेक्शन दे रही थी तो अब मैं 150 रुपीज क्यों स्पेंड करूं इसके लिए। तो क्या हो रहा है, आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो रहा है, और सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है तो आप उसकी डिमांड कम कर देंगे। बट अगर वही सेम चॉकलेट वो अगर 50 रुपीज में हो जाते तो आप 2 पैकेट खरीद के ले आते, 2 उसके पीसेस खरीद के ले आते, वो क्या उससे क्या हुआ, आपकी जो डिमांड थी वो बढ़ गई, मतलब कि प्राइस कम हुआ तो आपकी डिमांड बढ़ गई। यही हमारा बोल रहा है ये वाला फैक्टर प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक, prices of the related goods. Demand for the given commodity is also affected by change in prices of the related goods. Prices of the related goods. ऊपर हमने देखा given commodity, मतलब कि जो जिस पर्टिकुलर कमोडिटी को हम खरीदने जा रहे हैं उसके प्राइसेस में जो चेंज होंगे उसके कारण डिमांड चेंज होगी। नाउ प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रिलेटेड गुड्स कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उससे कुछ ना कुछ रिलेशन रखते हो। क्या होता है, हम थोड़ा और समझते हैं उसे। रिलेटेड गुड्स को हम दो पार्ट्स, रिलेटेड गुड्स के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसके नेम से हम इसका मतलब निकालते हैं। सब्स्टिट्यूशन करना मतलब किसी एक प्रोडक्ट की जगह पे दूसरा प्रोडक्ट यूज कर लेना, सिमिलर सा उसके जैसे ही, मतलब कि उसको सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे कि टी एंड कॉफी है तो टी की जगह पे कॉफी का यूज कर लेना सब्स्टिट्यूशन ही हुआ। आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि आप टी पी रहे हैं कॉफी पी रहे हैं, अगर टी नहीं मिल पाई तो आपने कॉफी पी ली, उससे भी काम चल जाएगा, तो वो सब्स्टिट्यूशन हुआ। वही होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऐसे गुड्स जो कि चेंज कर सकते हैं, उनका कंजम्पशन करने के लिए हम उसे चेंज कर सकते हैं। Substitute goods are those goods which can be used in place of one another for satisfaction of a particular want, like tea and coffee. एक particular want की satisfaction के लिए कोई भी प्रोडक्ट अगर चेंज कर सकते हैं, हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, तो उसे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। जैसे कि टी एंड कॉफी,
और एग्जाम्पल्स लेते हैं, कोक एंड पेप्सी। अगर आप कोक लेने गए, आपको कोक नहीं मिले तो आप पेप्सी ले आए, वो भी सेम काम कर रही है, पेप्सी से भी आपका काम चल जाएगा, राइट। तो ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं ये कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को? एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। क्या होता है, जैसे कि कोक एंड पेप्सी ली हमने, कोक का प्राइस इंक्रीज हो गया है, कोक का प्राइस इंक्रीज हो गया है एंड पेप्सी का प्राइस में कोई चेंज नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, पहले हमें जो कोक एंड पेप्सी थी वो 50-50 रुपीज में मिलती थी दोनों, ठीक। जब वो दोनों 50-50 रुपीज में मिलती थी तो आप कोक ले या पेप्सी ले, वो इतना डिफरेंस नहीं होता है, कोक भी ले सकते हैं पेप्सी भी ले सकते हैं, चलेगा। लेकिन अब जो कोक है उसने अपनी प्राइस बढ़ा दी, उसने अपनी प्राइस कर दी 70 रुपीज, उसकी प्राइस बढ़ी एंड पेप्सी जो है वो 50 रुपीज की है। तो अब आप गए मार्केट में, आपके पास कोक एंड पेप्सी दोनों है। अब आप क्या सोचोगे कि कोक 70 रुपीज में मिल रही है, पेप्सी 50 रुपीज में मिल रही है, दोनों एक जैसी तो हैं, मैं पेप्सी खरीद लेता हूं। तो इससे क्या हुआ, जो कोक की डिमांड थी वो कम हुई एंड जो पेप्सी की डिमांड थी वो बढ़ गई। पेप्सी की डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि कोक का प्राइस इंक्रीज हुआ है, कोक के प्राइस में इंक्रीज होने के कारण पेप्सी की डिमांड बढ़ी है। तो क्या बोलता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट मतलब कोक के प्राइस में इंक्रीज हुआ, लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी। तो जो हमारी पेप्सी है, जो कि गिवन कमोडिटी है हमारी, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई, ठीक। ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स में। अगर एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा है तो जो हमारा गिवन कमोडिटी है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर इसका उल्टा होता, कोक का प्राइस कम हो जाता, वो 50 था, 50 से वो 30 हो जाता, और जो पेप्सी है हमारी वो 50 की ही होती, तो क्या होता, आप गए थे पेप्सी लेने बट आप कोक लेके आ गए, क्यों? क्योंकि 20 रुपीज की सेविंग हो गई आपके पास, वो अभी 50 में मिलती पेप्सी, कोक 30 में मिल गई, तो क्या हुआ, इसका प्राइस कम हुआ कोक का, तो इसकी डिमांड कम हो गई, राइट। एक सब्स्टिट्यूट के प्राइस में फॉल होने के कारण जो गिवन कमोडिटी है उसकी डिमांड कम हो गई, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स और क्या हो सकते हैं, पोटैटोज सैम्स फार्म एंड पोटैटोज फ्रेड्स फार्म, दोनों के फार्म से हमें पोटैटो मिल रहे हैं। ये वाला जो है वो हमें दे रहा है 500 रुपीज का एंड ये वाला हमें 300 रुपीज का, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, इसकी डिमांड कम करेंगे, राइट। टी एंड कॉफी, अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो आप जाके टी का कंजम्पशन स्टार्ट कर देंगे, एंड इफ टी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कॉफी आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल रही है, तो आप कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे। कार एंड साइकिल, बस अगर ये इनमें पेट्रोल की बहुत प्राइस इंक्रीज हो गई है या कार बहुत महंगी हो गई है, तो आप क्या सोचेंगे, कहीं पे पास में जाना है तो आप साइकिल का यूज कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लिया आपने उसे। कोलगेट एंड क्रेस्ट, पेस्ट ही तो है, टूथपेस्ट ही तो है, हम कोलगेट यूज करें या क्रेस्ट यूज करें, अगर किसी का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो हम दूसरे की डिमांड करने लगेंगे, ठीक। कोका कोला एंड पेप्सी, मैकडोनल्ड्स एंड बर्गर किंग, दोनों की जगह दोनों ही हमें बर्गर मिल रहे हैं, जो हमें ज्यादा रीजनेबल होगा हम वो बर्गर परचेज करेंगे, ठीक। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हमने देख लिया सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे गुड्स जो साथ में यूज किए जाते हैं उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे कि पेन एंड इंक, अगर पेन को चलाना है हमें तो उसमें इंक होना जरूरी है, और इंक का क्या यूज अगर उसके लिए पेन नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं, तो वो एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती है, उसमें कार को चलाने के लिए हमें उसे फिल करना पड़ेगा, तो वो जो पेट्रोल और कार है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। और अगर पेट्रोल कार में नहीं डालेंगे तो पेट्रोल का क्या यूज, पेट्रोल क्यों फिर हमें प्रोड्यूस करना है, तो वो दोनों साथ में चलते हैं। तो ऐसे गुड्स जो कि साथ में यूटिलाइज होते हैं हमारे किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। Complementary goods are those goods which are used together to satisfy a particular want like tea and sugar.
यूज्ड टुगेदर, साथ में जो यूज होते हैं, ऐसे गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे कि टी एंड शुगर, अगर टी में आप शुगर नहीं डालोगे तो वो टी आपको अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। टी में शुगर तो होना ही हमें, तो वो साथ में चलते हैं, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो ये हमारी डिमांड को कैसे इफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स? एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। अगर प्राइस में इंक्रीज हुआ है किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड में, तो उसका जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। हम देखते हैं टी एंड शुगर ही, हम टी एंड शुगर का एग्जाम्पल लेते हैं। टी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ, ठीक, टी का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो अब आप एज अ रैशनल कंज्यूमर क्या सोचेंगे कि आप टी कम खरीदेंगे। टी कम खरीदेंगे मतलब कि आपको शुगर की भी कम नीड होगी। आपने टी कम खरीदी तो आपको शुगर भी तो कम चाहिए होगी, तो जो शुगर की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। शुगर की डिमांड डिक्रीज हो गई विथ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी, यही हुआ। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इंक्रीज हुआ प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, उसके कारण जो गिवन कमोडिटी है उसकी डिमांड कम हो गई, ठीक। अब जैसे देखिए कार एंड पेट्रोल, अगर पेट्रोल का प्राइस बहुत हाई होगा, बहुत हाई चल रहा है पेट्रोल का प्राइस, एंड आपके पापा सोच रहे हैं कि मुझे एक कार खरीदनी है, तो अभी आपके पापा का क्या डिसीजन होगा कि नहीं, अभी पेट्रोल बहुत महंगा चल रहा है तो मैं थोड़े टाइम बाद में कार खरीद लूंगा। तो इससे क्या हुआ, आपकी जो डिमांड थी वो कम हो गई। पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ तो कार की डिमांड कम हो गई, ठीक। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, अगर एक का प्राइस बड़ा है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक। नाउ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक कंज्यूमर की इनकम कैसे अफेक्ट करती है किसी भी चीज की डिमांड को। ऑब्वियस सी बात है, इनकम तो अफेक्ट करेगी। इनकम होगी तभी तो आप किसी चीज को खरीदेंगे और उस चीज की खरीदने की एबिलिटी होगी आपके पास। अगर आपके पास इनकम नहीं होगी तो आपकी जो विलिंगनेस है, आपकी जो विश है, वो सिर्फ विश रह जाएगी। अगर आपकी इनकम होगी, आपके पास उतनी एबिलिटी होगी, तो ही तो आप जाके उसे बाय कर सकते हैं। तो इनकम कैसे अफेक्ट करती है हमारी डिमांड को? द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन डिमांड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन। नेचर ऑफ द कमोडिटी, किस टाइप की कमोडिटी है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हमारी जो इनकम है वो कैसे रिएक्ट करेगी। देखते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी होते कौन कौन सी होती हैं। इफ द गिवन कमोडिटी इज a normal good, then an increase in income leads to an increase in its demand, while a decrease in income reduces the demand. एक हम नॉर्मल चीज देखें, अभी इसे भी भूल जाएं, तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा डिमांड पे? डिमांड भी बढ़ेगी। अभी तक जो आपकी इनकम थी वो मान लीजिए 50 रुपीज थी, ठीक। 50 रुपीज में आप किसी एक प्रोडक्ट को, से चॉकलेट के 5 पीसेस खरीद सकते थे, 5 चॉकलेट्स आप खरीद सकते थे, ठीक है, 5 आपकी क्वांटिटी थी। नाउ अब आपकी जो इनकम है वो हो गई 100 रुपीज, ठीक। इनकम जो हमारी बढ़ गई है, इंक्रीज इन इनकम, तो उसका इफेक्ट चॉकलेट पे कैसे होगा? अभी तक आप 50 में 5 खरीद रहे थे, आप 100 में कितनी खरीदेंगे? आपने 100 में 10 चॉकलेट्स खरीद ली, ठीक। तो इंक्रीज इन इनकम का क्या इफेक्ट हुआ? इंक्रीज इन डिमांड। मतलब कि ये क्या बता रहा है? एक डायरेक्ट रिलेशनशिप इनकम और डिमांड में। इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ी। अगर ये 50 आपकी हो जाती 20 तो क्या होता? अगर ये 50 आपकी हो जाती 20 तो क्या होता? आप जो पहले 5 चॉकलेट्स परचेज कर पा रहे थे अब वो नहीं होगा, अब आप सिर्फ 2 ही चॉकलेट्स परचेज कर पा रहे हैं। तो क्या हुआ? इससे आपकी जो इनकम है वो कम हुई और आपकी जो डिमांड है वो भी कम हुई। तो ये क्या बता रहा है? एक डायरेक्ट रिलेशनशिप इनकम और डिमांड में। अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, अगर इनकम कम हुई तो डिमांड भी कम हुई, ठीक। अब नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जिसका एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है। मतलब कि अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है और इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। सारे गुड्स, ऐसे सारे गुड्स जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है इनकम से, ओके, उन्हें हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। नाउ इफ
द गिवन कमोडिटी, इफ द गिवन कमोडिटी इज अ इंफीरियर गुड, अगर वो गिवन कमोडिटी इंफीरियर गुड है, देन एन इंक्रीज रिड्यूसेस द डिमांड व्हाइल अ डिक्रीज इन इनकम इंक्रीजेस द डिमांड। अगर कोई कमोडिटी इंफीरियर गुड है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उस पर इनवर्स इफेक्ट होगा। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप उसका कंजम्पशन कम कर देंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे। अगर प्राइस कम हो रहा है तो आप इनकम कम हो रही है तो आप उसका डिमांड बढ़ा देंगे। ऐसे गुड्स कौन से गुड्स होते हैं स्टूडेंट्स? इंफीरियर गुड्स कुछ नहीं, एक ऐसे गुड्स होते हैं जो कि जब आपकी इनकम कम थी तो आप कोई सा सुपीरियर गुड नहीं खरीद पा रहे थे, तो आपको इंफीरियर जो एक लो क्वालिटी गुड है उसी से अपना वांट सेटिस्फाई करना पड़ रहा था, उसे हम इंफीरियर बोल देते हैं। बट अब आपकी इनकम बढ़ गई है तो वो जो इंफीरियर गुड है, जो एक लो क्वालिटी गुड है, अब आप वो परचेज नहीं करेंगे, एक हाई क्वालिटी गुड पे चले गए, तो वो अब इंफीरियर गुड हो गया कि आपकी इनकम बढ़ी तो आपने जो डिमांड थी उस पर्टिकुलर गुड की वो कम कर दी, राइट। अब इंफीरियर सुपीरियर गुड्स क्या होते हैं, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जिसकी जैसी इनकम होती है उस अकॉर्डिंग वो होते हैं। जैसे कि अगर आप जाके बिल गेट्स से बोलो कि आपके लिए इंफीरियर गुड्स क्या है, तो उनके लिए तो कोई भी इंफीरियर गुड्स नहीं है। सारे गुड्स मतलब वो उनकी इनकम बढ़े या कम हो, ऐसे कोई सा गुड्स नहीं है कि वो कोई सी लो क्वालिटी गुड्स का यूज कर रहे हो। तो वो आपकी इनकम पे डिपेंडेंट होता है कि कौन सा गुड आपके लिए इंफीरियर है, कौन सा सुपीरियर है, ठीक। एक एग्जाम्पल देखते हैं। Income of a consumer increases. As a result, the consumer reduces consumption of toned milk and increase consumption of a full cream milk. एक किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो उसने क्या किया, उसने जो उसकी टोन्ड मिल्क के लिए जो डिमांड थी वो कम कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि अब उसकी इनकम बढ़ गई तो वो अब फुल क्रीम मिल्क का कंजम्पशन कर सकता है। तो वो जो फुल क्रीम मिल्क का कंजम्पशन कर सकता है तो फिर वो टोन्ड मिल्क का क्यों करे? तो ये जो टोन्ड मिल्क है ये क्या बता रहा है, एक इनवर्स रिलेशनशिप। इनकम बढ़ी तो जो डिमांड थी वो कम हो गई, राइट। तो मतलब ये जो टोन्ड मिल्क है वो क्या होगा, इंफीरियर गुड होगा, और जो फुल क्रीम मिल्क है वो नॉर्मल गुड होगा। फुल क्रीम मिल्क में क्या इफेक्ट हो रहा है, इनकम बढ़ी और उसका डिमांड भी बढ़ी, तो फुल क्रीम मिल्क नॉर्मल गुड हो गया, ठीक। इन दिस केस टोन्ड मिल्क इज अ इंफीरियर गुड एंड फुल क्रीम मिल्क इज अ नॉर्मल गुड, ठीक। नाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टेस्ट, आपको जो चीज अच्छी लग गई टेस्ट में, आपका स्वाद जिसमें आपको जो स्वादिष्ट लग रही है वो आपका टेस्ट हो गया। एंड प्रेफरेंस, आप किसी भी एक कमोडिटी को ज्यादा प्रेफर करते हो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के कंपैरिजन में, तो वो आपकी प्रेफरेंस हो गई। अगर हम चॉकलेट ही ले लें तो वो जो 20 रुपीज़ वाली चॉकलेट है उसकी प्रेफरेंस में आप वो जो 100 रुपीज़ चॉकलेट 100 रुपीज़ वाली वो आप प्रेफर करते हो, आपको 100 रुपीज़ वाली ज़्यादा चाहिए होगी 20 रुपीज़ वाली से। सो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को? ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अगर कोई सी चीज़ आपको पसंद है, आपको नहीं वो चाहिए ही चाहिए, तो उसका क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। अगर उसकी प्राइस इंक्रीज भी हो रही है तब भी उसकी डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज वो चीज आपको चाहिए तो आप उसको डिमांड करेंगे। अगर वो ज्यादा प्राइस की है तो भी आपको वो चाहिए। वो जो 100 रुपीज वाली चॉकलेट है वो चॉकलेट महंगी है बट वो आपको चाहिए तो आप जाके उसे लेकर रहेंगे। तो इससे क्या हुआ, उसका प्राइस ज्यादा है फिर भी उसकी डिमांड ज्यादा है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर आपको कोई सी चीज पसंद आ जाती है तो आप उसे जाके खरीदेंगे ही, भले ही उसके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हो। तो क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में प्राइस और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक। एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेशंस की जो प्राइस है वो फ्यूचर में चेंज होगा। एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या होता है, उम्मीद। ये उम्मीद है कि फ्यूचर में जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी है उसका प्राइस चेंज होगा। तो वो कैसे अफेक्ट करता है हमारी डिमांड को? If the price of a certain commodity is expected to increase in near future, then people will buy more of that commodity than what they normally buy. अगर एक्सपेक्टेड है कि इसका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस फ्यूचर में जाके बढ़ेगा तो क्या होगा, एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, वो अभी जाएगा और उस चीज को परचेज करके आएगा। एंड एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, उसका प्राइस बढ़ रहा है।
तो भी उसकी डिमांड बढ़ रही है, राइट। अभी जो भी प्राइस है वो कोई अफेक्ट नहीं कर पा रहा है आपकी डिमांड को। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आपको क्या उम्मीद है कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ जाएगा। फ्यूचर में बढ़ जाएगा तो और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और ज्यादा हमारे खर्च होगा। तो इससे क्या है, हम अभी जाके परचेज कर लेते हैं, एट प्रेजेंट परचेज कर लेते हैं, तो फ्यूचर में नहीं परचेज करना पड़ेगा। अभी कम से कम उससे तो कम प्राइस है, तो वो एक्सपेक्टेशंस है कि वो फ्यूचर में बढ़ेगा। और अगर सेम एक्सपेक्टेशंस हो स्टूडेंट्स, there exists a direct relationship between expectation of change in price in future and change in demand in the current period. अगर एट प्रेजेंट ये एक्सपेक्टेशंस हो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इन फ्यूचर जाके कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी, तो आप क्या करेंगे, आप उस चीज का जो डिमांड है वो अभी पोस्टपोन कर देंगे। अभी आप जाके नहीं खरीदेंगे उसे। आप सोचेंगे कि चलो जब वो सस्ता होगा, जब उसकी प्राइस कम होगी, तब मैं जाके उसे खरीद लूंगा, ठीक। There exists a direct relationship between expectations of prices in future and change in demand of in the current period. ये देखिए, expectations होगी किस चीज की, प्राइस इन फ्यूचर। प्राइस को हम फ्यूचर में देखेंगे और जो डिमांड है वो करंट पीरियड में देखेंगे। किसी भी चीज का प्राइस चेंज होगा फ्यूचर में तो उसका इफेक्ट होगा हमारी आज की डिमांड में, ठीक। सो स्टूडेंट्स, वो थे अभी तक जो हमने पढ़े, वो थे डिटर्मिनेंट्स हमारे इंडिविजुअल डिमांड के। एक इंडिविजुअल पर्सन पे क्या इफेक्ट होता है उन सारे फैक्टर्स के कारण, वो हमने देखे। अब मार्केट डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स? मार्केट डिमांड क्या है? सारे लोगों की एक सम अप करके जो डिमांड होती है उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं, ठीक। तो मार्केट डिमांड में कुछ और ऐड हो जाएंगे। बाकी वो जो अभी तक हमने पढ़े 5 डिटर्मिनेंट्स जो थे, ये जो 5 डिटर्मिनेंट्स थे, ये जो डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े हैं वो तो इसमें इंक्लूडेड हैं ही मार्केट डिमांड में, बट उनके साथ में ये 3 और इंक्लूड हो जाएंगे। ये तीनों जो हैं वो हमारे इंडिविजुअल डिमांड में नहीं आएंगे स्टूडेंट्स, ये सिर्फ हमारे मार्केट डिमांड में आएंगे, बिकॉज ये इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं हम। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। क्या साइज है हमारे पॉपुलेशन का, वो अफेक्ट करता है हमारी डिमांड को। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, राइट। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब लोग बढ़ रहे हैं, तो हर एक इंसान की अलग अलग डिमांड्स होंगी और वो डिमांड बढ़ेगी। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो डिमांड बढ़ेगी, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का डिमांड से, ठीक। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन रेजेस द मार्केट डिमांड, व्हाइल डिक्रीज इन द पॉपुलेशन रिड्यूसेस द मार्केट डिमांड। अगर वही पॉपुलेशन कम हो रही है तो वो जो मार्केट डिमांड है वो कम होती जाएगी, ठीक। सीजन एंड वेदर। द सीजनल एंड वेदर कंडीशंस आल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। एक पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूज होता है, जैसे कि विंटर सीजन है तो स्वेटर्स का यूज होगा। अगर विंटर आ रहा है तो स्वेटर्स आप खरीदेंगे, अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है स्वेटर्स की तो भी आप वो खरीदेंगे। और अगर वो सेम स्वेटर आपको गर्मी के टाइम में मिल रही है, समर्स में मिल रही है एट अ वेरी लो प्राइस, हाफ हो गया है उसका प्राइस, तो भी आप जाके नहीं खरीदेंगे उसे। क्यों? बिकॉज आप ये सोचेंगे कि अभी जब विंटर आएगा तब उसका नया स्टॉक आएगा, नई नई प्रोडक्ट्स आएंगे, तो मैं उस टाइम जाके उस चीज को खरीदूंगा। अभी ये बहुत आउटडेटेड मटेरियल हो जाएगा। तो क्या होगा, जो सीजन है आप उस सीजन के अकॉर्डिंग परचेज करना चाहेंगे किसी भी प्रोडक्ट को। तो जो सीजन एंड वेदर है वो अफेक्ट करता है हमारी डिमांड को, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डिपेंड करती है। अगर हमारी इकोनॉमी में, हमारे मार्केट में सारे लोग अमीर होंगे, एक बहुत एलाइट क्लास के रिच पीपल होंगे, तो क्या होगा, जो मार्केट डिमांड है वो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि सभी के पास परचेजिंग पावर है, वो लोग डिमांड बढ़ा सकते हैं, उनके पास एबिलिटी है कि वो लोग जाके चीजें खरीद सकते हैं। बट अगर किसी मार्केट में पुअर ज्यादा होंगे, गरीब लोग ज्यादा होंगे, तो वहां पे डिमांड कम होगी। बिकॉज वो लोग क्या सोचेंगे कि हमें जो हमारी नेसेसिटीज हैं उन्हें पूरा करना है, जो बाकी की जो डिमांड है वो तो चलेंगी, वो बाद में भी हो सकती है अगर कभी हमारे पास पैसे आए तो, बट जो नेसेसिटीज है हम सिर्फ वही पूरी कर लें, तो जो डिमांड है वो कम है। तो ये डिफर करता है कि आपकी मार्केट में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अकॉर्डिंग आपकी डिमांड चलेगी, ओके।
If income in the country is equitably distributed, then market demand for the commodities will be more. ठीक. However, if income distribution is uneven, that is people are either very rich or very poor, then market demand will remain at lower level. और पुअर भी बहुत हैं, तो क्या होगा, रिच और पुअर दोनों हैं तो वो दोनों मिला के हमारी मार्केट डिमांड डिफाइन करेंगे. रिच अगर ज़्यादा हैं तो वो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, पुअर अगर कम है तो वो लोग डिमांड कम करेंगे. और इससे क्या होगा, जो हमारी जो मार्केट में डिमांड है वो बहुत ज़्यादा तो होगी नहीं, वो एक कांस्टेंट लेवल पे चलती रहेगी और ज़्यादा करके लोअर लेवल पे ही रहेगी. बिकॉज जब पुअर ज़्यादा हैं, अगर पुअर ज़्यादा होंगे तो वो उतनी डिमांड करेंगे नहीं. ठीक, तो ये थे हमारे मार्केट डिमांड्स के एडिशनल डिटर्मिनेंट्स. उन 5 डिटर्मिनेंट्स के अलावा ये 3 और डिटर्मिनेंट्स आते हैं हमारे मार्केट डिमांड में. एंड इंडिविजुअल डिमांड में स्टूडेंट्स ये तीनों नहीं आते हैं. तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि आप डिटर्मिनेंट्स बताइए इंडिविजुअल डिमांड के, मार्केट डिमांड के, या फैक्टर्स बताइए जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो अगर मार्केट डिमांड का पूछा है तो आप वो 5 और ये 3 इन सबको मिला के लिखेंगे. एंड इफ आपसे अगर सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड का पूछा है तो ये तीनों जो डिटर्मिनेंट्स है वो नहीं इंक्लूड किए जाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिमांड क्या होता है एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है. अब हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि डिमांड फंक्शन क्या होता है. Demand function shows the relationship between quantity demanded of a particular commodity and the factors influencing it. Demand function एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है. डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड और जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डिमांड को, उनके बीच का रिलेशन. फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डिमांड को, ये हमने पढ़ा था हमारी लास्ट क्लास में, जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड. ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण हमारी डिमांड पे कुछ इफेक्ट होता है, वो चेंज होती है, वो या तो बढ़ती है या कम होती है. तो वो जो फैक्टर्स होते हैं उनका रिलेशन हमारी क्वांटिटी डिमांडेड से क्या होता है, कैसा होता है, उसे हम डिमांड कहते हैं, उसे हम डिमांड फंक्शन कहते हैं. ओके, सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है. जो इंडिविजुअल डिमांड होती है स्टूडेंट्स, हमारी इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की जो डिमांड है उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं. और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होगा, एक इंडिविजुअल पर्सन की जो क्वांटिटी डिमांडेड है और उसको जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके बीच का रिलेशन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होगा. ठीक, हमने इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स देखे थे, वो सारे डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे हमारे एज अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. ओके, इंडिविजुअल डिमांड refers to the functional relationship between individual demand and the factors affecting individual demand. जो इंडिविजुअल डिमांड है उसके बीच का रिलेशन और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिमांड. ठीक, उसको हम एक्सप्रेस करें तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, dx इज इक्वल्स टू एफ ऑफ px pr y t f. ठीक, dx क्या है, हमारी मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी x. एक पर्टिकुलर कमोडिटी है x, उसकी क्या मार्केट डिमांड है उसको हम किस चीज से डिनोट कर रहे हैं, dx से. ठीक, इज इक्वल्स टू f. ये f क्या सिग्निफाई करता है स्टूडेंट्स, ये f बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप. आपकी जो मार्केट डिमांड है कमोडिटी x की, उसका क्या रिलेशनशिप है इन फैक्टर्स से, वो f ये सिग्निफाई करता है. ओके, सो dx इज इक्वल्स टू f ऑफ px. px क्या है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी x. एक कमोडिटी x है, उसकी क्या डिमांड है मार्केट में, अब उसका क्या प्राइस है मार्केट में. ओके, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का क्या प्राइस है और वो जो पर्टिकुलर प्राइस है उस कमोडिटी का वो कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारी डिमांड को, ये चीज बताता है हमारा px. pr, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं वो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में समझा था कि वो क्या होता है और वो कैसे हमारी डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी को अफेक्ट करते हैं. ओके, सो FR इज प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ठीक, Y क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. Y हम इनकम के लिए डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स. कभी भी अगर आपको Y दिख रहा है तो इसका मतलब होता है इनकम. सो Y इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम कैसे अफेक्ट कर रही है हमारी डिमांड को वो बताता है. देन T, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. F, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. ठीक,
तो ये पांचों क्या है स्टूडेंट्स? ये पांचों हमारे वही डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था अंडर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। कुछ नहीं करना है हमें वो डिटर्मिनेंट्स याद हैं, उनको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं वो हमने एक शॉर्ट में देख लिया है कि हम उन्हें कैसे डिनोट कर रहे हैं। फिर हमें क्या करना है, dx इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वो सारे डिटर्मिनेंट्स लिख देंगे, तो वो हमारी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन बन गया। ठीक, नाउ मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या चेंजेस होंगे? मार्केट डिमांड फंक्शन के क्या डिटर्मिनेंट्स होते थे स्टूडेंट्स? वो पांच, ये पांचों और इनके अलावा तीन और, राइट, इनके अलावा तीन और जो होंगे वो हमारे मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ठीक, तो अब मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप होगा वो उन सारे डिटर्मिनेंट्स का और डिमांड का, है ना। So market demand function refers to the functional relationship between market demand and factors influencing market demand, factors affecting market demand. So market demand function का मतलब क्या हुआ कि एक functional relationship बताएंगे हम market demand और जो factors उसको affect कर रहे हैं उसके बीच में। ओके, अब market demand को भी हम एक express कर सकते हैं, denote कर सकते हैं कैसे? dx is equals to f of px pr y t f pos d। ठीक, ऐसे हम उसको एक शॉर्ट फॉर्म में जो सारे फैक्टर्स हैं उनको लिख सकते हैं और फंक्शनल रिलेशनशिप बता सकते हैं। अब यहाँ तक तो आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होते हैं, px pr y t f। px मतलब प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी x, pr मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, t मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, f मतलब एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंजेस इन प्राइस इन फ्यूचर। ठीक, ये होते हैं इतने, तो ये तो हमने हमारे इंडिविजुअल डिमांड में भी देख लिया। अगर हमें इंडिविजुअल डिमांड के याद है डिटर्मिनेंट्स तो हम इतने तो लिख ही देंगे। अब उसके आगे तीन और इंक्लूड कर देते हैं, क्या होंगे वो? पीओ एस एंड डी। अब ये पीओ एस एंड डी क्या होगा? पीओ का मतलब होगा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, राइट। पी का मतलब हो गया पॉपुलेशन, तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, देन एस क्या हो जाएगा हमारा? सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर भी अफेक्ट करता है हमारी डिमांड को, तो एस हो गया हमारा सीजन एंड वेदर। एंड डी हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये जो सारे हैं ये बन गए हमारे मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। हमने मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स को क्या किया? ऐसे लिख दिया, एक एक्सप्रेस कर दिया है उसे इस फॉर्म में, तो वो क्या बन गया? हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप बन गया। ठीक, बहुत इजी था। जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड के, बस उन्हें हमें एफ ऑफ और अंदर शॉर्ट फॉर्म में लिखने हैं। एंड देन उसके बाद में इतना करके मत आ जाना आप एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ इतना लिख कर नहीं आओगे। इसके बाद में क्या करोगे? इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करोगे कि ये क्या होता है इस फॉर्म में। ठीक, नाउ डिमांड शेड्यूल। डिमांड फंक्शन हमने देख लिया क्या होता है, डिमांड देख ली क्या होती है। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी चीज को टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना, उसे हम शेड्यूल कहते हैं। सो डिमांड शेड्यूल क्या होगा? डिमांड को टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना, उसे हम डिमांड शेड्यूल कह देंगे। ठीक, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट showing various quantities of a commodity being demanded at various levels of price during a given period of time। जो डिमांड शेड्यूल होगा वो क्या है? एक टेबुलर स्टेटमेंट है, एक टेबल के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर रहे हो किस चीज को? क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर आप कितनी क्वांटिटीज एक कमोडिटी की परचेज कर रहे हो, उसे डिमांड कर रहे हो अलग अलग डिफरेंट प्राइस लेवल पर, उसे जब हम एक टेबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो डिमांड शेड्यूल हो जाता है। ओके, अब इसमें भी स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा और मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा। क्यों होंगे? बिकॉज डिमांड दो टाइप की होती है, इंडिविजुअल एंड मार्केट, तो दोनों के डिफरेंट शेड्यूल भी तो होंगे। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत ईजी है। एक इंडिविजुअल पर्सन की जो डिमांड है वो बताना अलग अलग प्राइसेस पे, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कह देंगे। Individual demand schedule refers to the tabular statement showing various quantities of a commodity that a consumer आया है स्टूडेंट्स, मतलब एक कंज्यूमर यूज कर रहा है उसको, is willing to buy and at various levels of prices during a given period of time।
एक पर्टिकुलर कंज्यूमर क्या क्वांटिटीज डिमांड कर रहा है, क्या क्वांटिटीज विश कर रहा है कि वो खरीदे अलग अलग प्राइस लेवल पर, वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बताता है। ये हो गया हमारा एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे हमें प्राइजेस दिए गए हैं, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स दी गई है। एट प्राइस 5, जब किसी उस एक्स कमोडिटी की प्राइस 5 थी तो उसकी जो यूनिट्स डिमांडेड थी वो सिर्फ एक ही यूनिट थी, एक यूनिट का डिमांड कर रहे थे जब उसकी प्राइस 5 थी। देन उसकी प्राइस कम हुई 4, प्राइस कम हुई तो अब क्या उसका इफेक्ट होगा, डिमांड बढ़ेगी। ये हमने पढ़ा था कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अगर प्राइस कम हुई है तो डिमांड इंक्रीज होगी, तो इधर प्राइस कम हुई तो ये डिमांड इंक्रीज हो गई, 1 से 2 हो गई। नाउ अब 4 से 3 हो गया, और डिमांड कम हुई तो उधर और प्राइस कम हुई तो उधर डिमांड इंक्रीज हो गई। तो ये क्या हो रहा है, ये जो टेबल है वो हमें क्या बता रहा है कि ये हमारे पास डिफरेंट प्राइजेस हैं, इन प्राइजेस पर कितनी यूनिट्स डिमांड हो रही है एक कमोडिटी एक्स की। ये टेबल हमें ये चीज बता रहा है, और ये किसके बारे में बता रहा है, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का बता रहा है। सो जब वो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात कर रहा है तो उसका मतलब क्या, वो एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। ठीक, नाउ मार्केट डिमांड शेड्यूल, जैसा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था वैसे ही अब मार्केट डिमांड शेड्यूल है। बहुत सारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सारे कंज्यूमर्स की क्या डिमांड होगी डिफरेंट प्राइजेस पर, वो बताएगा हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक, मार्केट डिमांड शेड्यूल रिफर्स टू द टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स, यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, ऑल आ गया है, मतलब सारे कंज्यूमर्स उसको यूज कर रहे हैं। ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट डिमांड शेड्यूल हमें क्या बताएगा, ऑल कंज्यूमर्स, सारे कंज्यूमर्स की डिमांड है, उस डिमांड को जब हम टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। ठीक, नाउ ये है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसमें हम क्या देख रहे हैं, हाउस होल्ड ए, हाउस होल्ड बी, दो हाउस होल्ड है हमारे पास, मतलब कि हम मार्केट डिमांड देख रहे हैं तो हमारे पास एक से ज्यादा कंज्यूमर होना चाहिए तभी तो हम उसकी मार्केट डिमांड देख रहे हैं। सो मार्केट डिमांड देखने के लिए हमारे पास डिफरेंट हाउस होल्ड हैं, मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जिनको ज्वाइन करके क्या होगी, हमारी मार्केट डिमांड निकलेगी। राइट, ये हमारे प्राइजेस हैं 4, 5, 4, 3, 2, 1, एंड ये हमारे हाउस होल्ड हैं, हाउस होल्ड ए है ना हाउस होल्ड बी है। हाउस होल्ड ए की जो डिमांड है उसको हमने डी ए बोला है, एंड हाउस होल्ड बी की जो डिमांड है उसको हमने डी बी बोला है। ओके, सो जब डी ए और डी बी को हम ऐड करेंगे, मतलब ये दो हाउस होल्ड हैं जो कि हमारे मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, हमारी मार्केट डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। मार्केट डिमांड क्या है, सम अप ऑफ ऑल दी डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर। तो ये डिफरेंट कंज्यूमर्स है, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी में है उसमें दो ही हाउस होल्ड रहते हैं, तो इन दोनों की जो डिमांड है वो सम अप होके बन जाएगी हमारी मार्केट डिमांड। ठीक, तो एट डिफरेंट प्राइसेस, जब प्राइस 5 था तो हाउस होल्ड ए की जो डिमांड थी वो 1 यूनिट थी, हाउस होल्ड बी की जो डिमांड थी वो 2 यूनिट्स थी। ठीक, तो ये दोनों एक पर्टिकुलर प्राइस 5 पर मार्केट डिमांड कितनी होगी, 1 + 2 दैट इज 3। ठीक, मार्केट डिमांड क्या बताता है, हमारा सारे हाउस होल्ड्स का ऐड करना, सारी कंज्यूमर्स का डिमांड को ऐड करना, वो हमारी मार्केट डिमांड में दिखाता है। तो एट प्राइस 5 जो एक कमोडिटी है उसकी क्या मार्केट डिमांड होगी, इनको ऐड कर दो तो 3 हो गई हमारी मार्केट डिमांड। देन एट प्राइस 4 क्या डिमांड होगी, 2 और 3 को ऐड कर दो तो 5 यूनिट्स हो गई हमारी मार्केट डिमांड एट प्राइस 4। राइट, ऐसे ही 3, 2, 1 पर क्या डिमांड्स होंगी, वो इन दोनों को ऐड करके हमारी मार्केट डिमांड निकल जाएगी। ठीक, सो ये था मार्केट डिमांड शेड्यूल, कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को ऐड करना है और हमें मार्केट डिमांड मिल जाएगी। ओके, नाउ डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शन देखा हमने। डिमांड फंक्शन में क्या देखा हमने, एक टेक्सचुअल फॉर्म में बताया कि जो फैक्टर्स है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे हमारी डिमांड चेंज होती है। राइट, हमने डिमांड शेड्यूल में क्या देखा, टेबुलर फॉर्म देखा कि टेबल में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि क्या एक डिफरेंट प्राइजेस पर क्या डिमांड है।
अब हम डिमांड कर्व में क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, डिमांड कर्व में हम देखेंगे कि ग्राफ पर कैसे प्लॉट कर सकते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल की और किसी भी एक मार्केट की डिमांड। ओके, सो डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो हमने अभी शेड्यूल पढ़े हैं उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना, उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। ओके, सो अब जब हमारी टाइप्स ऑफ डिमांड दो टाइप की है, इंडिविजुअल एंड मार्केट, तो दो टाइप के कर्व्स भी होंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता होगा स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड है अलग अलग प्राइजेस पर, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोल देंगे, राइट। सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है हमारा, उसे हम ग्राफ पे जब प्लॉट कर देंगे तो वो एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन जाएगा। कैसे, क्योंकि जो हमारे डिमांड कर्व है वो क्या बोल रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक, अब देखते हैं उसको कैसे प्लॉट किया जाता है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, उस पर हमने प्राइजेस लिए वाई एक्सिस पे एंड क्वांटिटी डिमांडेड लिए एक्स एक्सिस पे। जो हमने अभी शेड्यूल देखा था कि एक एक्स कमोडिटी है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस है उस पर कितनी डिमांड होती है, उस चीज को हमने प्लॉट कर दिया। एट ये जो पी पॉइंट है वहां पे कितनी डिमांड हो रही है, प्राइस 5 है और 1 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, तो ये हमने प्लॉट कर दिया, राइट। 4, जब प्राइस उसका 4 है तो 2 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, जब प्राइस उसका 3 हुआ तो 3 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, प्राइस 2 हुआ तो 4 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, एंड प्राइस 1 हुआ तो 5 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है, ये प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। इनवर्स रिलेशनशिप बताया जा रहा है हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कि प्राइस डिक्रीज हुआ है तो इन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थोड़ा फोकस करें तो क्या देखेंगे हम कि ये जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है, मतलब वो एक इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक, नाउ मार्केट डिमांड कर्व हमने देख लिया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है। अब मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है स्टूडेंट्स, एक इंडिविजुअल शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो मार्केट डिमांड भी वही होगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। ठीक, मार्केट डिमांड कर्व रेफर्स टू द रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। जो शेड्यूल हमने अभी देखा था हाउस होल्ड ए और हाउस होल्ड बी का, उसे हम जब ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो वो मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। ठीक, अब वो उसको कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। प्राइजेस ले लिए हमने, क्वांटिटी डिमांडेड ले ली हमने। जो हमारा मार्केट डिमांड कर्व है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, ये वाला जो DM है वो हमारा मार्केट डिमांड कर्व है, राइट। और ये जो हमारे दो कर्व्स हैं DA और DB, ये हाउस होल्ड ए के जो डिमांड है वो है और ये हाउस होल्ड बी की जो डिमांड है वो है। जब इन दोनों कर्व्स को ऐड किया जाएगा तो हमारा मार्केट डिमांड कर्व निकलेगा। ठीक, अब मार्केट डिमांड कर्व जो होता है स्टूडेंट्स वो फ्लैटर होता है DA और DB से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो मार्केट डिमांड कर्व है वो इन दोनों का एडिशन है, मतलब कि आप जितनी क्वांटिटीज इस DA में डिमांड की जा रही है और जितनी DB में डिमांड की जा रही है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो एक हमें DM मिलेगा, मतलब एक डिमांड कर्व मिलेगा मार्केट का। सो वो इसलिए वो फ्लैटर होता है। ठीक, तो ये था कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है। सबसे पहले हमने टेक्सचुअल फॉर्म में उसे एक्सप्रेस किया, देन टेबुलर फॉर्म में किया एंड देन ग्राफ के फॉर्म में किया। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स, एक इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होगी, एंड उसका उल्टा अगर कोई चीज कम हो रही है तो जो दूसरी चीज है वो बढ़ेगी। इसे हम इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। ओके, सो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें क्या बताता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड।
एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या प्राइस है और उसकी क्या क्वांटिटी डिमांडेड है, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बताता है हमें लॉ ऑफ डिमांड। मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी और प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये चीज माननी है हमें, ये चीज बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ डिमांड में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। वो आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट लॉ ऑफ डिमांड, या फिर जो हम आगे अभी और पढ़ेंगे अजम्पशंस पूछ सकते हैं, या एक्सेप्शंस पूछ सकते हैं, रीजंस पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होती है। बट लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। सो लॉ ऑफ डिमांड में हमें डेफिनेशन में क्या याद रखना है कि इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, और सिर्फ आप इतना लिखकर नहीं आ सकते आपके एग्जाम में, आपको ये चीज जरूर लिखनी है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जो बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं उनको कांस्टेंट रखना है हमें लॉ ऑफ डिमांड में। ओके, बाकी के फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने का मतलब कि उनका एक दूसरा नेम क्या होता है, सेट्रिस पेरिबस। अगर हम यहाँ पे सेट्रिस पेरिबस बोलते हैं, अगर ये बोल दूं मैं कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कॉमा सेट्रिस पेरिबस, तो वो भी सही होगा। सेट्रिस पेरिबस का मतलब क्या होता है कि जो बाकी के फैक्टर्स हैं उनको हम कांस्टेंट रखेंगे, जो भी फैक्टर्स हैं उनको हम कांस्टेंट रखेंगे, उसको हम सेट्रिस पेरिबस बोलते हैं। ओके, सो अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, यही तो बोल रहा है हमारा लॉ ऑफ डिमांड कि इनवर्स रिलेशनशिप है आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। और इस चीज को स्टूडेंट्स हमने हमारे लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा भी है कि जब प्राइस बढ़ती है किसी चीज की तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि अब वो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रही है आपको। एक प्रोडक्ट जो 100 रुपीज में आपको मान लीजिए 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, तो अब क्या होगा जब उसकी प्राइस 200 हो गई है तो आपकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट कितना महंगा है यार, ये जब सस्ता था तब भी तो अच्छा था, इसको फालतू में इतना महंगा कर दिया है, इसको महंगा करने की कोई नीड नहीं थी, इसमें इतने फीचर्स नहीं है, ये फीलिंग आएगी आपको। तो मतलब क्या हो रहा है, आपका सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, और सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है तो आप क्या करोगे, उसकी डिमांड को कम कर दोगे विथ इंक्रीज इन प्राइस। ठीक, और अगर उसकी प्राइस कम हुई है, मतलब वो जो एक प्रोडक्ट था 100 रुपीज का अब वो 50 रुपीज में मिल रहा है, तो अब आप क्या करोगे, उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। अभी तक आप 100 में एक ही यूनिट परचेज कर रहे थे, अब आप 50 का हो गए, आपने 2 यूनिट्स परचेज कर ली, तो इससे क्या हुआ, जो डिमांड थी वो बढ़ी विथ डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस में डिक्रीज हुआ तो जो डिमांड थी वो बढ़ी। तो ये चीज क्या है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब उल्टे चलते हैं, अपोजिट में चलते हैं। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, और दूसरी कम हो रही है तो वो एक बढ़ेगी। ये इसका मतलब होता है इनवर्स रिलेशनशिप। और एक फंडा होता है हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप का, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो जो हमारी डिमांड है वो क्या बोलती है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। ओके, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो जो बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं, जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन फ्यूचर, डैश 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 डैश, ये जो हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, ये जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं हम उनको कांस्टेंट रखते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ हमें रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। ओके, सो वो थी हमारी एक डेफिनेशन की लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अब हमने ये चीज तो देखी है जब हमने DMU पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा था। तो हमने क्या देखा था कि हर एक लॉ के कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें होती है जो हमें माननी होती है। वो चीज रियलिस्टिक नहीं है, फिर भी हमें वो माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि
ताकि हमारा जो लॉ है वो हम सही प्रूफ कर सकें, इसलिए हमें माननी पड़ेगी कुछ चीज़ें, कुछ हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो वो अजम्पशंस हमें लॉ ऑफ डिमांड में भी देखने पड़ेंगे। तो वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? इन अजम्पशंस को देखने से पहले हम फटाक से हमारे माइंड में रिकॉल करते हैं कि क्या अजम्पशंस हो सकते हैं। ओके, हमारी लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन ने क्या बोला कि प्राइस और डिमांड में, जो प्राइस और डिमांड का रिलेशन बताता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, राइट। इसके आगे हमने एक और चीज पढ़ी थी, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। वो अदर फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? वो अदर फैक्टर्स होंगे आपके पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम, सीजन एंड वेदर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस, ये हमारे अदर फैक्टर्स हो गए। तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है? हमें सिर्फ रिलेशनशिप देखना है प्राइस का और डिमांड का, बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना है। तो अब हम अज्यूम क्या करेंगे, हमें क्या मानना है? देयर इज नो चेंज इन रिलेटेड गुड्स, देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देयर इज नो चेंज इन इनकम, देयर इज नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन फ्यूचर। यही चीजें हमें असम्पशंस में लिखनी है। हमें बस इतना ही तो देखना है कि जो अदर फैक्टर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं होना है, तो वो हम लिखेंगे हमारे असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक, तो क्या हो जाएगा? प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उनके प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज हो जाते स्टूडेंट्स तो क्या होता? अगर टी का प्राइस बढ़ जाता तो उसका इफेक्ट कॉफी पे कैसे होता? कॉफी की डिमांड बढ़ जाती, कॉफी की जो डिमांड थी वो बढ़ जाती। टी के प्राइस के बढ़ने से कॉफी के प्राइस में तो कोई चेंजेस हुआ ही नहीं। तो मतलब क्या होता है कि जब इसका प्राइस कांस्टेंट है तो फिर इसकी डिमांड बढ़ गई। और हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब प्राइजेस इंक्रीज, जब प्राइजेस डिक्रीज होंगे तभी डिमांड बढ़ेगी। तो ये चीज हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको फुलफिल नहीं करेगा, इसलिए जो प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। ये जो टी है ये इसका प्राइस नहीं बढ़ेगा, ये टी का जितना प्राइस है उतना ही रहेगा, प्राइस टी के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डू नॉट चेंज। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनके भी प्राइस में चेंज नहीं होगा। कार एंड पेट्रोल हैं तो पेट्रोल का प्राइस नहीं बढ़ेगा, पेट्रोल का प्राइस नहीं बढ़ेगा, पेट्रोल का प्राइस जितना है उतना ही रहेगा। अगर पेट्रोल का प्राइस 70 रुपीज है तो वो 70 ही रहेगा, वो 90 नहीं होगा। ओके, क्योंकि अगर ये 90 हो गया तो क्या होगा? ये 90 हुआ तो आप जो कार की डिमांड है वो कम कर देंगे। और यहाँ पर जब कार की प्राइस में कोई चेंज नहीं है तो हम उसका डिमांड से रिलेशन नहीं बताएंगे। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमें क्या देखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनके प्राइसेस भी चेंज नहीं होंगे। ठीक, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। जो एक कंज्यूमर की इनकम है वो सेम रहेगी। कंज्यूमर की इनकम ना तो बढ़ेगी ना कम होगी, वो जो जितनी है वो सेम होगी। अगर एक कंज्यूमर की इनकम 50 रुपीज है तो वो 50 ही रहेगी। वो जो 50 रुपीज है वो बढ़ के 60 रुपीज नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वो 60 रुपीज हो गई तो जो आपकी डिमांड है वो बढ़ जाएगी। प्राइसेस में तो कोई चेंजेस हुए ही नहीं, डिमांड बढ़ गई क्योंकि आपकी इनकम बढ़ी है। और अगर इनकम कम हो गई, 40 रुपीज हो गई, तो आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे भी प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं हुए, बट हमें क्या देखना है? लॉ ऑफ डिमांड में रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे प्राइस का तो कोई रोल ही नहीं है, उस प्राइस के बिना डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है। तो हम क्या मानेंगे कि ये जो इनकम है ये 50 की 50 ही रहेगी, ये ना तो 60 होगी ना 40 होगी, वो 50 ही रहेगी। ठीक, देयर इज नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में प्राइसेस चेंज नहीं होंगे ये हम मान रहे हैं। हमें कोई उम्मीदें ही नहीं है कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। ठीक, जो प्राइस, अगर एक कमोडिटी के प्राइस 20 रुपीज है तो इन फ्यूचर भी वो 20 ही रहेगी, वो बढ़ के 40 नहीं होगी या फिर वो कम होके 10 रुपीज नहीं होने वाली है। हम क्या मान रहे हैं कि वो 20 की 20 ही रहेगी। ओके, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं एक कंज्यूमर के वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस नहीं बदलेगी कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, ऐसी वाली चीज नहीं होगी। ओके, और जो टेस्ट है वो भी सेम रहेगा। क्या चेंज होगा? हमें लॉ ऑफ डिमांड में क्या चेंज करना है? सिर्फ प्राइस चेंज करना है, उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स है उनको हमें बस लिखना है। और डू नॉट चेंज, रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज,
ये बस हमें ये नो वाले वर्ड्स लगाने हैं और उन फैक्टर्स को लिखना है। इतने ही है हमारे अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके, बहुत इजी था। हमें फैक्टर्स याद हैं, डिटर्मिनेंट्स याद हैं कि क्या होते हैं डिमांड के, उसको हमें सिर्फ डू नॉट नो करके लिखना है। मतलब वो चीज़ें नहीं बदलेंगी, वो चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ हमें इतना बताना है। ठीक, नाउ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक टेब्यूलर फॉर्मेशन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप बताते हुए। ओके, एंड डिमांड कर्व क्या होता है? उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो डिमांड शेड्यूल होगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो डिमांड शेड्यूल कैसा होगा स्टूडेंट्स? हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो डिमांड डिक्रीज होगी, एंड अगर प्राइस डिक्रीज हुए हैं तो डिमांड इंक्रीज होगी। राइट, ये दोनों चीज बोलता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो देखते हैं वो हमारे शेड्यूल में फुलफिल हो रही है या नहीं। ये देखिए, प्राइस दिए हुए हैं एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स दिया हुआ है। ओके, सो प्राइस अभी है 5 रुपीज है हमारी प्राइस एक कमोडिटी की, और जो उसके क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 1 यूनिट। 5 रुपए में आप 1 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं। जब उसकी प्राइस 5 रुपीज है तो आप उसकी डिमांड 1 यूनिट की कर रहे हैं। ओके, जब उसकी प्राइस कम हुई, 5 to 4 हुआ, प्राइस कम हुई, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो गई। यहाँ पे तो सिर्फ 1 था, अब आप कितनी डिमांड कर रहे हैं? 2 क्वांटिटीज, 2 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? 1 से 2 हुआ, प्राइस कम हुई तो आपने जो डिमांड है वो बढ़ा दी। राइट, प्राइस और कम हुई, 4 से 3 पे आ गई, तो अब जो आपकी डिमांड है वो भी 2 से 3 पे आ गई। आपकी जो डिमांड है वो बढ़ गई। आप अब अभी तक आप 2 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे, अब आप 3 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं प्राइस के कम होने के कारण। ओके, नाउ 3 से 2 पे गई और प्राइस कम हुई तो आपकी और डिमांड बढ़ गई। अब आप 4 यूनिट्स को डिमांड कर रहे हैं। नाउ 2 से 1 हो गई और कम हो गई, तो अब आप 5 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है? ये शेड्यूल एक इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है। जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ठीक, अब डिमांड कर्व क्या होता है? इस शेड्यूल को एक ग्राफ में ट्रांसफॉर्म कर देना, उसे हम कर्व बोल देते हैं। राइट, ये हमारे पास एक डिमांड शेड्यूल है, उसे हमने एक ग्राफिकल फॉर्म में बना दिया तो वो डिमांड कर्व बन गया हमारा। ओके, सो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। हमने प्राइस लिया y एक्सिस पे और क्वांटिटी डिमांडेड ली x एक्सिस पे। हमने प्लॉट किए 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 यहाँ तक थे, 5 इसमें थे, हमने वो प्लॉट कर दिए। तो मेरी जो फर्स्ट प्राइस है वो क्या है? 5 रुपीज। सो ये 5 रुपीज पर कितनी डिमांड हो रही है? 1 यूनिट का डिमांड कर रहा है कंज्यूमर। ओके, सो 5 रुपीज पर 1 यूनिट की डिमांड हो रही है। देन 4 रुपीज पर 2 यूनिट्स की डिमांड हो रही है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे प्राइस कम हो रही है एंड यहाँ पर यूनिट्स बढ़ रही हैं। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है कि ये प्राइस कम हुई एंड ये डिमांड बढ़ी। फिर और हम आगे देखें तो 4 से 3 हो गई प्राइस, तो क्या हुआ? जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी 2 से 3 पे चली गई, वो भी इंक्रीज हो गई। देन और कम हुई प्राइस, तो जो हमारी यूनिट्स हैं डिमांडेड वो और बढ़ गई, वो 3 से 4 पे चली गई। फिर और कम हुई हमारी प्राइस, 1 रुपीज पे हो गई, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो गई? वो और इंक्रीज हो गई, 5 यूनिट्स पे चली गई। तो क्या बता रहा है? जैसे जैसे प्राइस कम हुआ वैसे वैसे यूनिट्स डिमांडेड बढ़ती गई। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है। प्राइस कम हुआ तो यूनिट्स डिमांडेड बढ़ गई हमारी। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स की जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है, वो नीचे की साइड आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जहां पे हम देखते हैं कि कोई भी दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बताया जा रहा है, तो वहां पे आप देखेंगे जो कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। अगर ये जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है, अगर इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता, मतलब कि अगर प्राइस कम होने के साथ साथ में जो डिमांड है वो भी कम होती, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता स्टूडेंट्स, ये अपवर्ड स्लोपिंग होता। अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ कैसा होता है? ऐसा वाला ग्राफ होता फिर वो।
तो क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप बताया जा रहा है, इसलिए जो हमारा ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। ओके, ये था कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व क्या होते हैं, और लॉ ऑफ डिमांड के क्या अजम्पशंस होते हैं। ठीक, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। क्या फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, क्या फैक्ट्स हैं लॉ ऑफ डिमांड के। इनवर्स रिलेशनशिप, पता है हमें इनवर्स रिलेशनशिप, अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि जो रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का वो इनवर्स है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी एंड प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, राइट। ये अभी हमने इस शेड्यूल में देखा, ये हमारा प्राइस कम हो रहा है और जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप हमने देखा। और अगर ये जो प्राइस कम हो रहा है इसकी जगह पे ये अगर प्राइस बढ़ता तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाती। ओके, सो ये इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। पता है हमें, याद भी हमें कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, इट ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द अमाउंट डिमांडेड एंड डज नॉट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये नहीं बताता है कि कितना चेंज होगा आपके डिमांड और प्राइस में। मान लीजिए आपकी प्राइस जो है वो 10% से इंक्रीज हुई है। ओके, तो अब जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या बोलेगा कि जो आपकी डिमांड है वो डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है तो आपकी डिमांड तो डिक्रीज होगी, बट कितने परसेंट से डिक्रीज होगी ये नहीं पता हमें। ये जो मैग्नीट्यूड है वो हमें नहीं पता, हमें बस पता है कि जो डिमांड है वो कम होगी। कितनी कम होगी वो नहीं पता, वो 10% से भी कम हो सकती है, वो 20% से भी कम हो सकती है, या फिर हो सकता है वो 2% से भी कम हो। तो वो कितनी कम होगी वो नहीं पता है। तो ये जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। मतलब कि वो सिर्फ हमें बताता है कि प्राइस अगर बढ़ा है तो डिमांड कम होगी, बट कितनी कम होगी और कितने प्राइस बढ़ने के कारण कितनी कम होगी वो चीज नहीं बताता है, वो हमें मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा। ठीक, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप does not establish any proportional relationship between change in price and resultant change in demand। जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होता है। मतलब कि ये नहीं है कि आपका प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है 10% से तो आपकी जो डिमांड है वो भी डिक्रीज होगी 10% से। ये फैक्ट नहीं है, ये हम नहीं बता सकते कि 10% से अगर इंक्रीज हुई है तो कितना परसेंट चेंज होगा हमारी डिमांड में। ये कहीं से भी सही नहीं होगा ये बोलना कि डिमांड भी 10% से कम होगी। डिमांड 20% से भी कम हो सकती है, डिमांड 2% से भी कम हो सकती है। उसमें हम बता नहीं सकते कितने से होगी। बस हम क्या बता सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज हुआ है तो डिमांड डिक्रीज होगी। हमें सिर्फ इतना पता है कि प्राइस इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज होगी। हम उसका प्रोपोर्शन नहीं बता सकते कि अगर प्राइस इस प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है तो डिमांड इतने प्रोपोर्शन से कम होगी। ओके, one-sided only explains the effect of change in price on the quantity demanded. It states nothing about the effect of change in quantity demanded on the price of the commodity। जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो वन साइडेड है। कैसे वन साइडेड है, हम ले तो दो एस्पेक्ट्स रहे हैं, प्राइस और डिमांड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। हम ये दो चीजें ले रहे हैं हमारे लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो प्राइस है वो उसका जो चेंज होता है, अगर प्राइस बढ़ता है और प्राइस कम होता है तो ये कैसे अफेक्ट करता है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड को, हम सिर्फ वो देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई तो उसका प्राइस पर क्या इफेक्ट होगा, हम ये चीज नहीं देखते। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ गया तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड पे कैसे चेंज होगा। तो ये वन साइडेड हुई हमारी। ये सिर्फ हमें बताता है कि प्राइस के कारण क्या चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड पे। ये नहीं बताता कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ है अगर तो वो प्राइस को कैसे अफेक्ट करेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में क्या देखा था, लास्ट क्लास में देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अब हम देखते हैं कि रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, किन रीजंस के कारण, किन कारणों के कारण लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, लॉ ऑफ डिमांड सही होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, एक जल्दी से एक छोटा सा रिकैप।
इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। एक वो इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। ओके, अब क्यों होता है लॉ ऑफ डिमांड, क्यों सही बोला जाता है, क्या रीजंस होते हैं उसके? उसका फर्स्ट रीजन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो कम हो जाएगा, राइट? कंजम्पशन बढ़ा तो सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन कम होगा तो आप क्या करेंगे? कंजम्पशन कम कर देंगे, क्योंकि अब आपको उतना सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है तो आप कंजम्पशन उसका कम कर देंगे। ठीक, तो वो हमारी लॉ ऑफ डिमांड को कैसे सही प्रूव करता है? As more and more units of the commodity is consumed, the utility derived from each successive units goes on decreasing. जैसे किसी भी एक कमोडिटी की जो यूनिट्स है वो आप बढ़ाते जाएंगे, कंजम्पशन आप उसका बढ़ाते जाएंगे, तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिलेगी, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो कम होता जाएगा। ठीक, कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन, ही विल पे मोर। अगर एक कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो उसके लिए ज्यादा पे करेगा। ऑब्वियसली अगर एक कोई भी प्रोडक्ट है, अगर एक ड्रेस है, उसको परचेज करके आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो आप उसके लिए ज्यादा पे करने के लिए भी रेडी होंगे, क्योंकि उसको परचेज करके आपको सेटिस्फैक्शन बहुत मिल रहा है। सो अगर आपका सेटिस्फैक्शन आपको ज्यादा मिल रहा है तो आप उसके लिए ज्यादा पे करेंगे। ओके, एज अ रिजल्ट कंज्यूमर विल नॉट बी प्रिपेयर्ड टू पे सेम प्राइस ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। अब वो ड्रेस आपने खरीद ली, अब आपको एक और ड्रेस वैसी ही चाहिए, तो अब आपका क्या मोटिव होगा कि अब यार ये ड्रेस मैंने खरीद ली है, इससे मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिल गया है, अब अगर मैं एक और एडिशनल यूनिट खरीदूंगी तो क्या इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं, वो सेम प्राइस पर। हाँ, अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो आप क्या सोचेंगे? एक और ले लेती हूँ, मैं एक और परचेज कर देती हूँ, ये वाली मैं अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दूंगी, फिर हम लोग ट्यूनिंग करके हम लोग कहीं पे घूमने जाएंगे, हम पार्टी करेंगे, ये आप सोचेंगे। किस केस में? अगर उसका प्राइस कम हो रहा है तो आपका ये मोटिव होगा, आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो आप क्या करेंगे? उसको और परचेज करेंगे। किस रीजन से परचेज करेंगे? कि उसका जो प्राइस है वो कम हो गया है, उसका प्राइस कम हो गया है, इसलिए आपने उसका एक और पीस खरीद लिया है। लेकिन अगर ये प्राइस कम नहीं होता तो क्या आप उसे परचेज करते? नहीं करते आप उसे परचेज। आप क्या सोचते कि एक ड्रेस थी जो मैंने मेरे लिए खरीद ली है, ठीक है, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिल गया है, इसका प्राइस था 500। ओके, आपने जो ड्रेस खरीदी वो 500 एंड 500 बहुत महंगा है, बहुत महंगा है आपके अकॉर्डिंग। 500 रुपीज की ड्रेस मतलब कि बहुत महंगी ड्रेस है, तो अब ये सेम प्राइस आप पे नहीं करना चाहेंगे उस सेम पर्टिकुलर ड्रेस के लिए। हाँ, बट अगर ये 500 आपकी 300 में कन्वर्ट हो जाए तो आप क्या सोचेंगे? चलो एक और पीस ले लेते हैं, वो भी हम देख लेंगे। तो क्या हुआ? जैसे प्राइस कम हुआ तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ गई, और हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी एंड प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। सो लॉ ऑफ डीएमयू उसे हेल्प करता है सही बताने में। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होगा, और आप वो सेम प्राइस पे नहीं करना चाहेंगे वो सेम प्रोडक्ट के लिए। अभी आपने कोई सी आइसक्रीम खाई है जो कि 50 रुपीज की है, ओके, वो 50 रुपीज की, उसको आपको कंज्यूम करके बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, आपने सोचा आपको एक और आइसक्रीम खानी है, तो आपने 50 रुपीज की थी फिर भी आपने एक और यूनिट खा ली, तो एक और 50 रुपीज की आपने वही आइसक्रीम, सेम आइसक्रीम खा ली। अब क्या हुआ? आपने 2 आइसक्रीम्स खा ली है, सेम आइसक्रीम, तो अब अगर आप 3rd यूनिट उसकी कंज्यूम करने जाएंगे तो क्या होगा? आपका सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा कम होगा, आप सोचेंगे यार मैंने 2 तो खा ली है, इस 50 रुपीज को मैं और कहीं और किसी चीज के कंजम्पशन में लगा देता हूँ, ताकि अब ये आइसक्रीम तो हो गई, इससे तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया, अब मैं और खाऊंगा तो मुझे इतना तो मजा आएगा नहीं, मैं और कोई सी आइसक्रीम ट्राई कर लेता हूँ, ये वाली आइसक्रीम नहीं करता हूँ, कोई सा दूसरा फ्लेवर पे आप चले गए। तो क्या हुआ? इस सेम प्राइस पर, ये सेम 50 रुपीज पर जो आपकी डिमांड थी वो कम हो गई है।
हाँ, अगर वही सेम आइसक्रीम आपको बहुत पसंद है और वो सेम आइसक्रीम अब वो मिल रही है 30 रुपीज में, अब वो आइसक्रीम 30 रुपीज में मिल रही है, तो आप क्या सोचेंगे, यार अब तो ये और थोड़ी चीप हो गई, ये थोड़ी सस्ती हो गई, अब मैं एक और यूनिट तो कंज्यूम कर ही सकता हूँ। तो प्राइस कम हुआ है तो आपने क्या किया, उसकी डिमांड बढ़ा दी, आपने एक और यूनिट कंज्यूम कर ली उसकी। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया है, इसलिए आपने उसकी डिमांड बढ़ा दी। सो ये लॉ ऑफ डीएमयू बता रहा है कि यहाँ तक आपने खाई, आपका सेटिस्फैक्शन बहुत मिल गया, तो अब आप वो सेम प्राइस नहीं पे करना चाहते उस सेम पर्टिकुलर गुड के लिए। हाँ, अगर उसका प्राइस कम हुआ तो आपकी डिमांड बढ़ गई। ओके, सो ये था एक इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है हमारी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। सो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा लॉ ऑफ डिमांड सही प्रूव होता है। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे रीजन हो सकता है हमारे लॉ ऑफ डिमांड के लिए? refers to substituting one commodity in place of other when it becomes relatively cheaper। किसी भी एक कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट करना एक दूसरी कमोडिटी से जब वो चीप हो जाती है, रिलेटिवली चीप हो जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम टी एंड कॉफी का ही लेते हैं। अभी आप कंज्यूम कर रहे हैं कॉफी, वो कॉफी आपको 50 रुपीज में मिलती है। ओके, वो कॉफी आपको 50 रुपीज में मिलती है जो कॉफी आप कंज्यूम कर रहे हैं, और टी भी आप जो कंज्यूम करते हैं वो आपको 50 रुपीज में मिलती है। अब टी के प्राइसेस में तो कोई चेंजेस नहीं है, बट जो कॉफी है उसका प्राइस बढ़ गया है, उसका प्राइस हो गया 70 रुपीज। जब इसका प्राइस बढ़ा तो आपने क्या सोचा कि हम टी का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, मतलब कि इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है तो इसकी डिमांड आपने कम कर दी है, राइट? इसका प्राइस इंक्रीज हुआ, 50 से 70 हो गया, तो आपने जो उसकी डिमांड थी वो कम कर दी। क्यों कम कर दी? क्योंकि जो टी है वो रिलेटिवली चीपर हो गई है, वो कॉफी के कंपैरिजन में चीप हो गई है। वो तो 50 की ही मिल रही है, वो पहले भी 50 की मिलती थी, वो अभी भी 50 की मिल रही है, बट जब उसे आप कॉफी से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो चीप हो गई है। इधर आपको 20 रुपीज का डिफरेंस दिख रहा है, तो वो 20 रुपीज आप सोचेंगे कि आप वो सेव करें और ये जो 50 रुपीज की टी है वो आप परचेज करें। तो क्या हुआ, जब कॉफी का प्राइस बढ़ा तो आपने उसकी डिमांड कम कर दी। यही रिलेशनशिप हमें बताता है लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप। जब प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड कम हो गई। तो क्योंकि सब्स्टिट्यूटिंग इफेक्ट होता है इसलिए हमारा लॉ ऑफ डिमांड सही होता है। इसके प्राइस के बढ़ने से जो डिमांड थी वो कम हो गई। ठीक, नाउ इनकम इफेक्ट refers to the effect on income when real income of the consumer changes due to change in price of the given commodity। रियल इनकम बोला है स्टूडेंट्स यहाँ पे। रियल इनकम क्या होती है? हमारी जो इनकम होती है स्टूडेंट्स वो दो टाइप की होती है, एक होती है मनी इनकम और एक होती है रियल इनकम। मनी इनकम क्या होती है? आपको जो इनकम मिलती है वो मनी इनकम होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि जो आपकी मनी इनकम है, जो आपकी टोटल इनकम है वो 1000 रुपीज है, तो ये हुई आपकी मनी इनकम। वो जो 1000 रुपीज है उसे हम मनी इनकम में इंक्लूड करेंगे। और रियल इनकम क्या होगी? रियल इनकम को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि आप कोई एक प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं जिसका प्राइस है 200 एट प्रेजेंट। 200 उसका प्राइस है एट प्रेजेंट। अब उसका प्राइस हो गया कम, प्राइस कम होके वो हो गया 100 रुपीज। तो आपकी जो रियल इनकम है वो 100 रुपीज से बढ़ गई। आपकी जो रियल इनकम है वो 100 रुपीज से इंक्रीज हो गई। मतलब कि जो प्रोडक्ट आप पहले 200 रुपए में खरीदते थे अब वो आप 100 रुपए में खरीद सकते हैं। तो जो आपकी इनकम है वो 100 रुपीज बढ़ गई। आप उसे 100 रुपीज जो है वो सेव कर सकते हैं। आप उस 100 रुपीज में वो सेम प्रोडक्ट 2 यूनिट्स का खरीद सकते हैं। तो आपकी रियल इनकम बढ़ी है, आपकी मनी इनकम नहीं बढ़ी। आपकी मनी इनकम तो 1000 थी, वो 1000 ही है, बट ये 100 रुपीज क्या बता रहा है कि आपकी जो रियल इनकम है वो बढ़ गई है। ठीक, तो रियल इनकम के बढ़ने से हमारा लॉ ऑफ डिमांड कैसे अप्लाई होता है? जब किसी भी एक कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हुई है, अगर कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हुई है तो आपकी जो इनकम है, जो रियल इनकम है वो क्या हो गई? बढ़ गई। जब वो इनकम बढ़ी, आपकी जो रियल इनकम बढ़ी है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा डिमांड पर?
डिमांड भी बढ़ जाएगी। और ये क्या बता रहा है, इधर प्राइस कम हुआ और इधर डिमांड बढ़ी। एक इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है प्राइस और डिमांड में। अगर यही प्राइस इंक्रीज हो गया है, वो जो 200 रुपीज था वो अब 400 रुपीज का हो गया है, तो आपकी रियल इनकम कम हो गई है। अब आपको और ज्यादा पे करना पड़ रहा है वो सेम प्रोडक्ट को परचेज करने में, तो आपकी जो इनकम है वो कम हो गई है। तो आप क्या करेंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे, बिकॉज अब आपको पे ज्यादा करना पड़ रहा है, आपकी रियल इनकम तो उतनी बची नहीं है, तो आप उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो ये फिर से हमें इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है, प्राइस और डिमांड में प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम हो गई है। ठीक, तो रियल इनकम इफेक्ट करती है हमारे लॉ ऑफ हमारे डिमांड को और प्राइस को। ठीक, एडिशनल कस्टमर्स, when price of a commodity falls, many new customers who were not in a position to buy it earlier due to its high price starts purchasing it. एडिशनल कस्टमर्स कैसे बढ़ जाते हैं, अब मान लीजिए बहुत एप्पल का फोन ले लीजिए, ठीक है, आईफोन है वो अभी बहुत महंगा है, अब उसका प्राइस कम हो गया है। बहुत सारे लोगों की विश थी कि हमें आईफोन चाहिए, बट वो उसे परचेज नहीं कर पा रहे थे। क्यों परचेज नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्राइस। उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो उसे परचेज नहीं कर सकते थे। उनकी वो सिर्फ एक विश थी, वो एबिलिटी नहीं हो पा रही थी, उनके पास उतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो उस मोबाइल को परचेज कर ले, वो उनकी सिर्फ एक विश थी। तो अब जब उस आईफोन का प्राइस कम हुआ है, जब आईफोन का प्राइस कम हुआ है, तो जिन लोगों की विश थी, अब वो लोग एबल हो गए हैं उस पर्टिकुलर आईफोन को खरीदने के लिए। तो क्या होगा, कस्टमर्स बढ़ेंगे, कस्टमर्स बढ़े मतलब डिमांड बढ़ेगी। प्राइस कम हुआ और डिमांड बढ़ गई उसकी। क्यों, बिकॉज ऑफ एडिशनल कस्टमर्स। जो लोग उसे पहले नहीं खरीद पा रहे थे अब वो भी खरीद पा रहे हैं, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ गई है। ठीक, ये तो हुए जो लोग नहीं खरीद पा रहे थे। इसके अलावा कुछ ओल्ड कस्टमर्स भी होंगे आईफोन के, जो लोग जिन्हें वो आईफोन खरीदना होगा, तो वो लोग भी तो खरीदेंगे, तो उनकी भी डिमांड इसमें इंक्रीज ही होगी। जैसे उसका प्राइस कम हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, अब ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे, सो प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ी। और अगर वही सेम पर्टिकुलर आईफोन का प्राइस और इंक्रीज हो गया तो जितने लोग एबल थे उसमें से भी लोग अब कम हो जाएंगे और उसकी जो डिमांड है वो गिर जाएगी, डिमांड उसकी डिक्रीज होने लगेगी। तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है एंड डिमांड कम हो रही है। ठीक, सो एडिशनल कस्टमर्स भी हमारे लॉ ऑफ डिमांड को सही प्रूव करते हैं। ओके, डिफरेंट यूजेस, some commodities like milk, electricity, etc. have several uses. When price of such a good increases, its uses gets restricted to most important purpose and vice versa. डिफरेंट यूजेस होते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स के, जैसे कि मिल्क है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी जगहों पे काम आती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाउस होल्ड वर्क में काम आएगी, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्रीज में काम आती है, इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट यूजेस में काम आती है। तो अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया है तो जो उसके यूजेस हैं हम उसे कम कर देंगे। जैसे कि मिल्क है, मिल्क के बहुत सारे यूजेस होते हैं। मिल्क हमें टी बनाने में काम आएगा, मिल्क कॉफी में काम आएगा, मिल्क एज ए मिल्क भी यूज होता है। ओके, टी हो गया, कॉफी हो गई, बटर, कर्ड, डैश डैश डैश, बहुत सारे मिल्क के बहुत सारे यूजेस होते हैं। मिल्क बहुत सारी जगहों पे काम आता है। तो अगर स्टूडेंट्स मिल्क का प्राइस बढ़ गया, अगर मिल्क का प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, आप जो उसके यूजेस हैं वो कम कर देंगे। अब आप सोचेंगे कर्ड की नीड नहीं है, बटर की नीड नहीं है, कॉफी की भी नीड नहीं है, टी काफी है, टी और कॉफी एक ही जैसे हैं, सो सिर्फ हम टी से काम चला लेंगे। सो टी और मिल्क का यूज करेंगे। तो प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, उसकी जो डिमांड थी वो डिक्रीज हो गई, बिकॉज उसका प्राइस बढ़ गया। अगर ये प्राइस कम हो जाता, अगर ये प्राइस कम होता तो क्या होता, हम टी के रूप में भी उसे यूज करते हैं, कॉफी में भी यूज करते हैं, बटर में भी, कर्ड में भी, और शायद इधर स्वीट्स भी बनाने लगते हैं। तो क्या हुआ, ये जो मिल्क है उसकी प्राइस कम हुई, डिमांड इंक्रीज हो गई, उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई है प्राइस के कम होने के साथ में। डिमांड कैसे इंक्रीज हुई, जब हम डिफरेंट यूजेस में यूज करेंगे उसको तो हमें और ज्यादा मिल्क चाहिए होगा। पहले हो सकता है हम 1 लीटर यूज कर रहे हैं,
अब क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया तो आपने कितने परचेज कर लिया, 2 लीटर्स परचेज कर लिए, तो ये डिमांड बढ़ी प्राइस कम होने के साथ में। तो क्योंकि डिफरेंट बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, तो वो इफेक्ट करते हैं हमारे डिमांड को। अगर उनका प्राइस कम होता है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस अगर ज़्यादा होता है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। सो ये एक हमें इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, ये थे कुछ रीजंस। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सेप्शंस का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे जो आपका लॉ है वो सही नहीं होल्ड करता है, मतलब वो वहाँ पे नहीं बोलेगा। हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? इनवर्स रिलेशनशिप। हम एक्सेप्शंस में क्या देखेंगे कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। तो ऐसा कब होता है और ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में। ओके, सो देखते हैं क्या होते हैं हमारे एक्सेप्शंस। फर्स्ट है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, इंफीरियर गुड्स हैं ये, whose demand rises with an increase in price and demand falls with a decrease in price। जिसकी डिमांड बढ़ती है प्राइस के बढ़ने के साथ में, और जब प्राइस कम होता है तो जो डिमांड है हमारी वो भी फॉल होती है। इंफीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? याद कीजिए, हमने 2 गुड्स पढ़े थे नेचर ऑफ कमोडिटी में, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स जिनकी प्राइस बढ़ने के साथ में डिमांड कम होती है, एंड इंफीरियर गुड्स वो गुड्स जिनकी प्राइस बढ़ने के साथ में उसकी डिमांड बढ़ती है और प्राइस कम होने के साथ में उसकी डिमांड कम होती है। ठीक, सो ऐसे कौन से गुड्स हैं जो गिवन हैं, गिवन गुड्स के अंडर आते हैं, वो हम देखते हैं। इन द अर्ली 18th सेंचुरी सर रॉबर्ट गिफिन ऑब्जर्व्ड, एक सर रॉबर्ट गिफिन हैं जिन्होंने 18th सेंचुरी में ये कुछ ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब प्राइसेस ऑफ ब्रेड इंक्रीज हो रहे हैं, जब प्राइस बढ़ रहे हैं ब्रेड के, तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है? डिमांड फॉर ब्रेड बाय लो पेड ब्रिटिश वेज अर्नर्स इंक्रीजेज। मतलब ब्रेड के प्राइस इंक्रीज हुए हैं और जो उसकी डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइस के साथ में डिमांड भी बढ़ रही है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज दे वर फोर्स्ड टू कट कंजम्पशन ऑफ मीट एंड अदर एक्सपेंसिव फूड आइटम्स। वहां पे जो सबसे चीप चीज मिल रही थी उन्हें, वो क्या थी? ब्रेड। पूरी मार्केट में जो सबसे सस्ती चीज थी वो थी ब्रेड। ओके, अब ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं मतलब जो दूसरे आइटम्स हैं उनके भी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं फिर भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एक नेसेसिटी है, पेट भरने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, और जो उन्हें सबसे चीप चीज मिल रही थी ब्रिटिश वेज अर्नर्स को, वो क्या थी? ब्रेड थी। वो जो सबसे चीप चीज थी तो वो उसकी डिमांड तो करेंगे ही। उसकी ब्रेड की प्राइसेस बढ़ रही है फिर भी उसकी डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज पेट भरने के लिए कुछ तो हमें खाना पड़ेगा, वो एक नेसेसिटी हो गई है। तो विद इंक्रीज इन प्राइसेस उसके डिमांड भी बढ़ रही थी। ये चीज किसने ऑब्जर्व की थी? सर रॉबर्ट गिफिन ने। इसीलिए इस एक्सेप्शन का जो नेम है वो क्या हुआ है? गिफिन गुड्स। ऐसे इंफीरियर गुड्स जिनके प्राइस बढ़ने के साथ साथ में उसकी डिमांड भी बढ़ती है और प्राइस कम होने के साथ में उसकी डिमांड भी कम होती है, ऐसे गुड्स को हम इंफीरियर गिफिन गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हम कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स में देख लेते हैं। जो हमारी ब्रेड थी, जो इन लोगों की ब्रेड थी, वो लेट से पहले 10 रुपीज में मिल रही थी, देन उसके प्राइस इंक्रीज हो गए 20। प्राइस इंक्रीज हुए तो इसकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है। क्यों? डिमांड क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि जो दूसरे आइटम्स थे, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो मीट था वो पहले उनको मिल रहा था 50 रुपीज में, राइट? अब वो मिल रहा है 100 रुपीज में। ओके, जो मीट की प्राइसेस है वो भी डबल हो गई, वो 50 से 100 हो गई है। तो ऐसे जो वर्कर्स होंगे जो पहले 50 रुपीज का मीट अफोर्ड कर सकते थे, वो उसे खरीद सकते थे, अब वो जब 100 रुपीज का हो गया है तो वो उसे नहीं खरीद पा रहे हैं, वो 100 रुपीज उन्हें महंगे लग रहे हैं, तो वो किस चीज पर जाएंगे? वो अपना कंजम्पशन ब्रेड के लिए बढ़ाएंगे।
वो लोग ब्रेड कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। ब्रेड कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो क्या मतलब हुआ, उसका डिमांड उसकी इंक्रीज हुई। किस चीज के साथ में, प्राइस के इंक्रीज होने के साथ में, मतलब कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है और डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। और हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है और डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, वो ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये चीज हमें माननी है कि ऐसे गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। ठीक, देन स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ ऑस्टिनेशन, ऐसे गुड्स जो कि स्टेटस बताते हो, आपका एक स्टेटस शो कर रहे हैं, वैसे गुड्स की जब प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल के लिए आप लीजिए डायमंड। डायमंड एक बहुत हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट है, बहुत हाई प्राइस्ड आइटम है। हर एक इंसान डायमंड को नहीं परचेज कर सकता है बिकॉज उसके प्राइजेस बहुत है, उसके प्राइजेस ज्यादा हैं, फिर भी जो उसकी डिमांड है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो डायमंड है वो क्या बता रहा है, एक स्टेटस सिंबल है, वो एक स्टेटस बता रहा है एक पर्टिकुलर इंसान का कि अगर इसके पास डायमंड है तो मतलब ये बहुत एक एलाइट फैमिली को बिलोंग करता है, बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, तो वो एक स्टेटस बता रहा है। इसलिए उसके प्राइस में इंक्रीज होने का इफेक्ट उसकी डिमांड पर नहीं पड़ेगा, उसके हाई प्राइस होने के साथ साथ में भी उसकी डिमांड हाई ही रहेगी। ठीक, certain prestigious goods which are used as status symbol, example diamond, gold, antique paintings etc. डायमंड, गोल्ड, पेंटिंग्स, बहुत महंगी महंगी बहुत पेंटिंग्स भी होती हैं, तो वो पेंटिंग्स हमारे घर में तो नहीं मिलेगी। हम आगे अगर अभी जाके देखें तो हमारे घर के वॉल्स पे हमें बहुत एंटीक पेंटिंग्स नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके प्राइजेस बहुत हाई हैं और हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उसकी डिमांड नहीं करते हैं, हम उसकी डिमांड नहीं करते हैं। लेकिन जो उसे अफोर्ड कर सकता है, जिसके लिए वो एक स्टेटस है, वो उसे परचेज करेगा, उसके लिए उसकी डिमांड हाई करेगा प्राइस ज्यादा होने के साथ साथ में, मतलब कि प्राइस ज्यादा है फिर भी उसकी डिमांड तो बढ़ेगी। तो ये चीज हमारे लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट चल रही है। अगर लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ स्टेटस सिंबल ये चीज उल्टी चल रही है, प्राइस हाई है फिर भी डिमांड हाई है। और ये चीज होती है जैसे जैसे प्राइस और बढ़ता जाएगा उसकी डिमांड और बढ़ती जाएगी, ये बताने के लिए कि देखिए हमने इतनी हाई चीज खरीदी है, इतनी हाई प्राइस्ड चीज खरीदी है, ये चीज बताने के लिए उसकी डिमांड बढ़ेगी। सो ये एक स्टेटस सिंबल गुड्स जो होते हैं उसमें लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता है। ठीक, फियर ऑफ शॉर्टेज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर किसी चीज की कमी हो जाएगी, उसकी सप्लाई में शॉर्टेज हो जाएगी, तो एट प्रेजेंट अगर उसके प्राइजेस हाई भी होंगे तो आप क्या करेंगे, उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। बहुत करेंट से एग्जाम्पल लेते हैं कोविड का। जब हमारा लॉकडाउन लगा था तो क्या क्या सोचा था, हर एक पर्सन का क्या मोटिव था कि वो नेसेसिटीज जाके परचेज कर ले, अगर वो हाई प्राइस पे मिल रही है तो भी उसे परचेज करेगा। बिकॉज क्या डर था कि इन फ्यूचर वो उतने भी नहीं मिलेंगे, इन फ्यूचर उनका शॉर्टेज हो जाएगा। तो उस शॉर्टेज से बचने के लिए, ताकि हमारे घर में उस पर्टिकुलर चीज की कमी ना हो, इसलिए हम उसे आज परचेज करेंगे, हाई प्राइजेस पर भी उसे परचेज करेंगे। सो अगर ये फियर है किसी के मन में कि इन फ्यूचर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की या किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइजेस इंक्रीज होंगी, तो उसकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर इन फ्यूचर वो चीज़ की सप्लाई कम होने वाली है तो हम अभी उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, भले ही उसका प्राइस ज़्यादा है, बट वो चीज़ हमें चाहिए, उस प्रोडक्ट के बिना हम नहीं रह सकते, उस प्रोडक्ट का जो डिमांड है हम उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो एट प्रेजेंट हम उसे खरीदेंगे, उसकी डिमांड बढ़ा देंगे इवन विथ हाई प्राइजेस। ठीक, देन इग्नोरेंस, consumers may buy more of a commodity at high price when they are ignorant of the prevailing prices of the commodity.
एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को हाई प्राइस पे खरीद लेगा अगर उसे पता नहीं है कि मार्केट में उस चीज़ की प्राइस और कम हो सकती है, उसे पता ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हम फॉरेनर्स आए घूमने के लिए, तो एक शॉपकीपर क्या सोचेगा कि इसे थोड़ी ना पता है कि पूरे मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। उसने वो प्रोडक्ट, एक जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट था 100 रुपीज़ का, उसने वो सेल कर दिया 300 रुपीज़ में, एंड जो वो फॉरेनर्स थे उन्होंने वो खरीद भी लिया, एंड इनफैक्ट उन्हें वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी तो उन्होंने 300 में उसके 5 यूनिट्स खरीद लिए। तो क्या हुआ, ये प्राइस ज़्यादा है फिर भी डिमांड ज़्यादा है, प्राइस हाई है फिर भी उसकी डिमांड हाई है। क्यों? क्योंकि वो जो फॉरेनर है वो इग्नोरेंट है इस चीज़ से कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में मिलता है, इसलिए उसने 300 रुपीज़ में खरीद लिया और 5 यूनिट्स खरीद लिए, बिकॉज उसको लगा कि 300 रुपीज़ भी ठीक है, इतना ही रीजनेबल प्राइस होता होगा, इतने में ही हमें खरीदना है, तो उसने 300 में खरीद लिए। तो क्या हुआ, प्राइस ज़्यादा है एंड डिमांड भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये जो कंज्यूमर था, ये जो कस्टमर था, वो इग्नोरेंट था उसके रियल प्राइजेस से। ठीक। फैशन रिलेटेड गुड्स, डिमांड इंक्रीजेज इवन विद अ राइज इन देयर प्राइजेस। अगर कोई सा गुड, कोई सा प्रोडक्ट फैशन में आ जाए तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका प्राइस इंक्रीज होता है। आप देखते हैं अगर कोई भी एक ड्रेस मान लीजिए कि वो फैशन में चल रही है तो उसकी जो प्राइस रहती है वो ज़्यादा रहती है, और उसके साथ में ये भी देखा है कि उसकी जो डिमांड रहती है वो ज़्यादा रहती है। डिमांड क्यों ज़्यादा रहती है? क्योंकि एट प्रेजेंट अगर हमने वो ड्रेस नहीं खरीदी तो थोड़े टाइम के बाद तो वो आउटडेटेड हो जाएगी, फिर उस ड्रेस को खरीदने का क्या मतलब, जब उसका प्राइस कम हो जाएगा तब वो ड्रेस तो कोई पहनेगा ही नहीं, तब वो फैशन नहीं बचेगा। तो क्योंकि वो फैशन रिलेटेड गुड है, हमें दिखाना है कि हमारे पास वो एक पर्टिकुलर ड्रेस है, तो उसकी हाई प्राइस पर भी उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। मतलब कि ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है कि जैसे प्राइस इंक्रीज है तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा रहेगी। ठीक। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, नेसेसिटीज मतलब ज़रूरतें, जो ज़रूरतें होती है एक इंसान की, वो जो प्राइस लेवल है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बहुत मस्त लेते हैं मेडिसिन। जिस पर्सन की मेडिसिन चलती है, अगर कोई एक हार्ट पेशेंट है तो उसको उसके हार्ट को सही रखने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी। वो मेडिसिन अगर प्राइसेस बढ़ भी जाएंगे तो भी उसकी डिमांड कम नहीं हो सकती, उसकी डिमांड उतनी ही रहेगी। मतलब कि हाई प्राइसेस पर भी डिमांड हाई ही रहेगी, डिमांड कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटी है, वो ज़रूरत है। अगर उसको कंज्यूम नहीं किया तो जो हमारी लाइफ है वो ख़त्म हो सकती है, राइट। तो वो नेसेसिटी है, वो ज़रूरत है, उस चीज़ पर प्राइस का कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक। अगर प्राइस हाई भी है तो भी हमें वो परचेज करनी पड़ेगी, अगर प्राइस लो भी है तो भी हम वो परचेज करेंगे, तो प्राइस का तो कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं हमारी डिमांड पे। कमोडिटीज लाइक राइस, व्हीट, सॉल्ट, मेडिसिन एक्सेट्रा आर परचेज इवन इफ देयर प्राइजेज इंक्रीजेस, क्योंकि इन चीज़ों के बिना एक इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसलिए जो नेसेसिटीज़ हैं उनकी हाई प्राइस पर भी डिमांड हाई ही रहती है। ओके। चेंज इन वेदर, with change in season weather demand for a certain commodity changes irrespective of the price। अगर कोई सीजन या वेदर चेंज हुआ है, समर से रेनी सीजन में आ गए हम, तो अब किस चीज़ की डिमांड होगी? रेनकोट्स की, अम्ब्रेलास की, राइट। अब डिमांड इन चीज़ों की बढ़ेगी। अब क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ेगी, अब सीजन आ रहा है, रेनी सीजन आ रहा है, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या सोचेगा, मैन्युफैक्चरर, कि मैं प्राइजेस इंक्रीज कर देता हूँ, राइट। मैन्युफैक्चरर सोचेगा कि प्राइजेस इंक्रीज कर देता हूँ। अब ये प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं, इन इंक्रीज प्राइजेस के साथ में जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि अब सीजन ही वैसा है, अब वेदर ही वैसा है कि हमें रेनकोट्स और अम्ब्रेला खरीदने पड़ेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी उसकी। हम उस चीज़ को पोस्टपोन नहीं कर सकते कि चलो ठीक है अभी इसकी प्राइस ज़्यादा है तो हम ना विंटर में देख लेंगे, हम विंटर में रेनकोट खरीद लेंगे और विंटर में अम्ब्रेला खरीद लेंगे। तो विंटर में रेनकोट और अम्ब्रेला का क्या काम, वो वहाँ पे थोड़ी ना यूज़ होने वाले, वो तो हमें रेन से बचाने के लिए लेने हैं, हमें बारिश से बचना है, इसलिए हम रेनकोट और अम्ब्रेला खरीदेंगे। तो हमें रेनी सीजन में ही खरीदना पड़ेगा, उसके हाई प्राइजेस पर भी। तो जब प्राइजेस हाई हैं तो उसकी डिमांड भी हाई है। ठीक।
सो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अब हम देखते हैं कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एक डिमांड कर्व कैसे मूव करता है अपनी जगह से, उसके क्या रीजंस होते हैं मूव करने के, और वो कैसे मूव करता है, ये चीज़ हम देखते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। स्टूडेंट्स, जब ऐसा कोई वर्ड आए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका मतलब है कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो मूव कर रहा है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का एक अदर नेम हम बोल सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों अकर होती है? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस, प्राइस के ज़्यादा होने या कम होने के कारण जो चेंज होता है उसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। ओके, ये जो चेंज इन प्राइस है वो किस चीज़ को, वो क्या चीज़ करता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। प्राइस के चेंज होने के कारण जो हमारा डिमांड कर्व है उसमें कुछ मूवमेंट्स होते हैं। ओके, वो मूवमेंट्स कैसे होते हैं? इधर डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट, दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। या तो डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड मतलब कि ये आपका डिमांड कर्व है तो उसमें ऐसे जाना नीचे के साइड, और अपवर्ड मतलब कि ये जो आपका डिमांड कर्व है उसमें आपको अपवर्ड जाना है, ऊपर के साइड जाना है, तो उसे हम अपवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। सो डाउनवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? उसका एक अल्टरनेटिव नेम एक्सपांशन मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब एक्सपांशन मूवमेंट, जो हमारे डिमांड कर्व है वो एक्सपांड हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ओके, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस। डाउनवर्ड क्यों मूव होता है हमारा डिमांड कर्व? क्योंकि प्राइसेस डिक्रीज होते हैं। जब प्राइस डिक्रीज होते हैं तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो एक्सपांड होता है, वो बड़ा होता है। एक्सपांड कब होगा? एक्सपांड होने का क्या मतलब है? एक्सपांड होने का मतलब है कि डिमांड इंक्रीज होगी। और डिमांड कब इंक्रीज होगी स्टूडेंट्स? जब प्राइस डिक्रीज होगा। ये हमने हमारे लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। ओके, सो डाउनवर्ड मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्सपांशन मूवमेंट। और एक्सपेंशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन दी प्राइसेस। ठीक, अब अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिमांड और कम हो रही है। क्यों हो रही है? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस। जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो जो हमारी डिमांड है वो कम होगी। डिमांड कम होगी तो इस चीज को हम कर्व पे कैसे दिखाएंगे? उसका कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा हमें कि कैसे डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और कॉन्ट्रैक्ट करती है मतलब कि आपकी जो डिमांड कर्व है उस पर आप अपवर्ड मूव करते हैं। ओके, सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को हम क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। किस कारण से होती है? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। ये हमें याद रखना है स्टूडेंट्स की मूवमेंट क्यों होता है? बिकॉज प्राइस चेंज होता है। प्राइस किसका चेंज होता है? जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका प्राइस चेंज होता है, तो वो हमारा मूवमेंट देखने को मिलता है डिमांड कर्व में, और उसे हम क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये चीज याद रखिएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक होता है चेंज इन डिमांड और एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, बट चेंज इन प्राइस के कारण क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, अभी ये कैसे होता है वो हम देखते हैं। एक्सपांशन इन डिमांड। एक्सपांशन इन डिमांड क्यों होता है स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। जब प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारी जो डिमांड है वो एक्सपांड होगी। ओके, सो एक्सपांशन इन डिमांड refers to rise in the quantity demanded due to fall in the price of a commodity, other factors remaining constant. Okay, हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? मूवमेंट में क्या देख रहे हैं? प्राइस में चेंज देख रहे हैं। प्राइस में चेंज देख रहे हैं, इसका मतलब क्या? जो बाकी के जो अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। डिमांड को और भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो जो प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब कांस्टेंट रहेंगे। मतलब कि कोई रिलेटेड गुड्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, इनकम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है विद चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये सारी चीजें हमें माननी है। ओके, क्या चेंज होगा? सिर्फ प्राइस चेंज होगा, सिर्फ प्राइस चेंज होगा।
एंड हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, प्राइस का रिलेशन हमारी डिमांड के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, एंड प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। ओके, एंड एक्सपेंशन इन डिमांड किस कारण से होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस के डिक्रीज होने के कारण जो इफेक्ट होता है डिमांड पे उसे हम एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक, इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। जो हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा एक डिमांड कर्व है। एक्सपेंशन इन डिमांड क्या इंप्लाई करता है कि एक डाउनवर्ड मूवमेंट, ये सेम डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड मूवमेंट, हम कोई दूसरा डिमांड कर्व नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, इस सेम डिमांड कर्व पे जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा हम उसे एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं। और ये क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस, प्राइजेस जब फॉल होंगे तो जो हम डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा हमें। ओके, ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसे हम एक्सटेंशन इन डिमांड भी कहते हैं या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो हमें दिख ही रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, इसलिए वो एक्सपांड हो रहा है, तो इसे इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हैं। ओके, ये एक शेड्यूल देखते हैं हम प्राइस और डिमांड का, जहां पे डिमांड डिक्रीज हो रहा है और प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए 20 से 15 प्राइस कम हो गया है, 5 रुपीज प्राइस कम हो गया है, तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हुई? इंक्रीज हो गई। 100 से 150, 50 यूनिट्स इंक्रीज हो गए हमारे डिमांड के। ठीक, क्यों हुआ ये? क्योंकि प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ी। अब इस शेड्यूल को जब हम प्लॉट कर देंगे ग्राफ में तो वो बन जाएगा हमारा डिमांड कर्व, तो इसे हम प्लॉट कर देते हैं। हमने प्राइजेस लिए y एक्सिस पे एंड x एक्सिस पे ली क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, पहले हमारी प्राइस थी 20, सो 20 पे हम 100 यूनिट्स का डिमांड कर रहे थे, मतलब कि इस पॉइंट पे हमारी डिमांड थी। अब हमारी जो प्राइस है वो कम हो गई, 15 हो गई है, तो अब जो हम परचेज कर रहे हैं, जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो इंक्रीज हो गया है, वो 100 से 150 चला गया, इधर 50 यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ गया है। ओके, सो ये जो 50 यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ा है वो क्या जनरेट कर रहा है, वो उससे क्या हो रहा है? उससे जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। वो हमारा जो डिमांड कर्व था वो पहले ए पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा था, अब वो नीचे आ गया है एंड वो बी पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है। ये एक डाउनवर्ड स्लोप हमें बता रहा है कि वो बी पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है, और यहाँ पे जो हमारी डिमांड है वो एक्सपैंड हो रही है, वो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? देखिए, पहले इतना एरिया कवर था हमारी डिमांड का, हमारी डिमांड इतने एरिया में थी, अब वो एक्सपैंड हो गई है, अब वो बढ़ गई है, अब इतना एरिया हो गया है हमारी डिमांड का, क्वांटिटी डिमांडेड का, तो जो हमारी डिमांड है वो एक्सपांड हो गई, वो बढ़ गई है, वो 100 से 150 चली गई है, 50 यूनिट्स का एक्सटेंशन हुआ है, 50 यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं क्वांटिटी डिमांडेड में। सो इसे हम बोलेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड, और एक्सपेंशन में क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप होती है। ठीक, नाउ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जैसे एक्सपेंशन इन डिमांड था वैसे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है। कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उल्टा एक्सपेंशन के। एक्सपेंशन में हमने देखा कि डिमांड जो है वो बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन में हम देखेंगे डिमांड कम हो रही है। एंड डिमांड कम होने का क्या कारण है? प्राइजेस में इंक्रीज होना। जब प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और वो क्या चीज को जनरेट करेगी? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ओके, refers to a fall in the quantity demanded due to rise in the price of a commodity, other factors remaining constant. Other factors remaining constant याद रखने हैं हमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में, मतलब कि जब भी मूवमेंट इन डिमांड कर्व होगा तो जो इफेक्ट है वो सिर्फ प्राइस के कारण होगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट रहेंगे। ओके, तो कंट्रैक्शन में क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है, तो इसके कारण जो हमारी डिमांड है वो कम हो रही है। ठीक, इट लीड्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जो हमारा जो प्राइस बढ़ रहा है तो वो क्या जनरेट कर रहा है? एक अपवर्ड मूवमेंट जनरेट कर रहा है। पहले जो हमारी डिमांड थी वो ए पे थी, अब क्योंकि प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है तो वो डिमांड ऊपर चली गई है, ए बी पे चली गई है, ये बताते हुए कि उसकी जो डिमांड है वो कम हो गई है, यहाँ से वो यूनिट्स कम हो गई है। सो ये चीज
हमारा डिमांड कर्व हमें एक्सप्रेस कर रहा है, हम इसका शेड्यूल देखें तो पहले हमारी जो प्राइस थी वो 20 थी, अब वो 25 हो गई है, प्राइस में इंक्रीज हुआ है, 20 से 25 5 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है, तो जो हमारी डिमांड है वो कम हो गई। हम अब 100 से 70 ही परचेज कर रहे हैं, हमने 30 यूनिट्स हमारी डिमांड कम कर दी। मतलब कि पहले जब हमारी 20 रुपीज़ थी प्राइस और तो हमारी जो डिमांड थी वो 100 रुपीज़ थी, ए पॉइंट पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो ऑपरेट कर रहा था। अब जब प्राइस 25 हो गई है, प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो क्या हुआ, जो हमारी डिमांड थी वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड कम होती है। सो प्राइस इंक्रीज हुई है तो डिमांड कम हो गई, और कम हुई है तो ये ए से बी पे चला गया, ये अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, ए से बी पे चला गया, हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड मूव कर रहा है। सो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ओके, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को हम डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने देखा कि ये देखो 100 से 70 चली गई है, तो डिक्रीज हो रही है हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, तो हम इसे डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हैं। ओके, सो मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा, अगर डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रहा है मतलब कि सेम डिमांड कर्व पर हम ऊपर नीचे ऑपरेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, ये चीज याद रखनी है। मूवमेंट आया है मतलब कि सेम डिमांड कर्व पर मूव करना है। और क्यों मूव करेंगे, क्या रीजन है उसका? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, जो पर्टिकुलर कमोडिटी है उसके प्राइसेस में चेंज होने के कारण हम या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूव करेंगे। ठीक, अदर फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, और मूवमेंट इन डिमांड कर्व को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। ठीक, अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मतलब कि अभी तो हमने देखा कि एक सेम डिमांड कर्व पे कैसे मूव करते हैं, अब हम देखेंगे कि हमारा डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होता है, एक डिमांड कर्व से हम नेक्स्ट डिमांड कर्व पे कैसे जाते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। और इस सेशन के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं।